हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हमें मंथली करंट अफेयर डिस्कस करने हैं अगस्त 2023 के। दो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आज डिस्कशन पूरा बेस रहेगा। पहली है नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ आज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस रखेगी क्योंकि काफ़ी सारे समिट्स कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, कुछ न्यू बिल पेश किए गए हैं, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है, पास हुए हैं उनके बारे में। उसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में रही हैं वो डिस्कस करेंगे। जीआई टैक्स जो रजिस्टर हुए हैं वो देखेंगे। सो लॉट इज देयर विच नीड्स डिस्कशन और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हमको डिस्कस यहाँ पे करना है। दूसरी कैटेगरी आएगी बैंकिंग और फाइनेंस की। या हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं और ये जो सेक्शन होता है पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। बाकी सारी न्यूज़ सभी के लिए होती है पर ये मेनली बैंकिंग वाले बच्चों के लिए होता है और उनके लिए अलग से एक वीकली सेशन भी है जो पायल मैम लेकर के आती हैं। तो पूरा मंथली सीए प्लस बैंकिंग वीकली, ये बैंकिंग वाले बच्चे देखिए। बाकी सारी न्यूज़ फॉर एसएससी, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीचिंग एग्जाम, जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो या स्टेट एग्जाम देते हो और उसमें जो सेंट्रल न्यूज़ आपको कवर करनी है, सीए कवर करनी है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, नए बच्चों के लिए अगेन मुझे इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी। हर महीने हम 5 to 6 सेगमेंट्स के अंदर पूरे महीने की न्यूज़ को कवर करते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट बनाए जाते हैं। जैसे आज हम ये 2 सेगमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से हम इंटरनेशनल न्यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, स्टेट न्यूज़ करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन सभी पार्ट्स का एक सिंगल पीडीएफ होता है जो parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल ऑलरेडी करवा दिया गया है। इंग्लिश का आ चुका है एंड आई थिंक आज आपका हिंदी का भी अपलोड हो जाएगा, राइट। और जिन बच्चों के पास में ऑलरेडी पीडीएफ बैंक होता है या सीए सब्सक्रिप्शन होता है, तो जो भी पीडीएफ, जो भी हम पीपीटीज वीडियोस पढ़ते हैं, उनके पीपीटीज या पीडीएफ ऑलरेडी इसमें ऐड होते जाते हैं। आपको बार बार जाके कहीं से भी बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी। एंड ऑफ कोर्स अगर अभी तक एसएससी जनरल अवेयरनेस के पीवाईक्यूज चेक नहीं किए हैं और अगर आप कमिंग मंथ के अंदर एसएससी सीपीओ जेई प्रिपेयर करके एग्जाम देने वाले हो, तो जेई, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल, इनके 5 साल के 10,000 से भी ज़्यादा पीवाईक्यूज का सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, कंप्यूटर, इस तरह से पूरा कैटेगराइज्ड पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम को देने से पहले पीवाईक्यूज की स्टडीज अ मस्ट। नहीं अगर अभी तक ये डॉक्यूमेंट चेकआउट किया है तो परचम ऐप पे जाके इसका सैम्पल देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए इफ़ यू वांट टू अपीयर इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलिए अब पहली कैटेगरी की तरफ आते हैं। और आज आपको स्पेक्स दिख रहे हो सकता है लाइट का बीच बीच में रिफ्लेक्शन आए, तो काइंडली ट्राई एंड अवॉइड इट बिकॉज मुझे अभी थोड़े महीनों पहले कंजंक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू हुआ था और अभी वापस मेरी आइज में सेम इरिटेशन हो रही है। सो एज अ प्रिकॉशन आई विल बी वेयरिंग दीज ग्लासेस टुडे। सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इरिटेशन बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्शन कमिंग, काइंडली एडजस्ट विद इट। नेशनल न्यूज़ के साथ में हम शुरुआत करेंगे। अब नेशनल न्यूज़ से पहले 2 क्वेश्चन हैं जो आप आंसर करोगे। ठीक है, आज नेशनल न्यूज़ बहुत बड़ी होने वाली है, बिल्कुल कमर कस के बैठिएगा। बहुत कुछ है जो पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। और ये नेशनल न्यूज़ ना 1 डे से लेकर के यूपीएससी आईएएस तक के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कुछ न्यूज़ इनमें से ऐसी होंगी जो आपको और डिटेल में पढ़ने की जरूरत होगी, स्पेशली अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हम लोग का बर्निंग इशूज सेक्शन होता है जहाँ हफ्ते में 2 सेशंस हम लेकर के आते हैं, ऐसी न्यूज़ कवर करते हैं जिसमें और डिटेल इन डेप्थ डिस्कशन की जरूरत होती है। अदरवाइज फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन आज का न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहला क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए अगर आंसर कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, नहीं कर सकते तो आज की वीडियो में इसका आंसर मिलने वाला है हमें। उस्ता कला एक कारीगरी होती है, क्राफ्ट होता है। इज एसोसिएटेड विथ विच प्लेस? उस्ता कला हाल ही में जीआई टैग हुआ है, मैं ये बता दूं आपको। तो कौन सी जगह से इसका संबंध है उस्ता कला का और ये किसके ऊपर की जाती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन का बन सकता है, वो हम डिस्कशन में देखेंगे। कच्छ, बीकानेर, उज्जैन या अमरावती, कौन सी जगह से रिलेशन है उस्ता कला का? इफ यू नो इट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और एक और सवाल आपके लिए है, CSIR NBRI, CSIR का नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है NBRI लखनऊ के अंदर जो प्लेस्ड है, हैज रिसेंटली डेवलप्ड नमो 108। इट इज अ वैरायटी ऑफ व्हाट? हाल ही में CSIR के NBRI ने नमो 108 वैरायटी डेवलप की है। नाउ ये जो नमो 108 है किसकी वैरायटी है, किस चीज़ की है? क्या ये एलोवेरा की वैरायटी है, रोज़ की, लोटस की या तुलसी की? ये आपको बताना है। ठीक है जी, ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे हमारी पहली न्यूज़ की तरफ, और उससे पहले जल्दी से प्रील्यूड देख लो जिससे आपको सारे कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शंस का आइडिया लग जाए। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। अब ये देखिए, ये पोस्टर आपको बता रहा है प्रोजेक्ट टाइगर मर्जेस विद प्रोजेक्ट एलिफेंट। और एक बहुत फनी सा चीज़ है कि एलिफेंट बोल रहा है आजा भाई टाइगर, तू भी वेजिटेरियन वाली कैटेगरी में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जस्ट टू ये ऐसी इमेजेस आपको न्यूज़ याद करवाने में हेल्प कर देती है। सो प्रोजेक्ट टाइगर मर्जेस विद प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट अलग चलाया जा रहा था, प्रोजेक्ट टाइगर अलग चलाया जा रहा था इन दोनों स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए। लेकिन अब एक नई न्यूज़ आई है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मर्ज कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ
फिनेंशियल जो बजट्स होंगे इनके सिर्फ उन्हीं को कॉमनली एलोकेट किया जाएगा, यानी फंड कॉमन एलोकेट होगा इनका, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कि इसको मैनेज करने के लिए जो भी पूरी ऑपरेशनल टीम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट रहने वाली है। सो कॉमन एलोकेशन दोनों का जो है फंड का वो इस साल की शुरुआत से दिया जाना है। और ये जो नया डिवीजन बना है उसको कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन, और इसको नोटिफाई कर दिया गया, यानी इट हैज़ कम इन प्लेस। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है दोनों स्कीम्स का विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट सेपरेटली। लाइक आई टोल्ड यू, मैनेज करने के लिए जो पूरा ऑपरेशनल सेटअप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। तो अमलगमेट क्या हुआ है, मिक्स क्या हुआ है, बजट मिक्स हो गए, दोनों को साथ में एक बजट एलोकेट किया जाएगा। और 23-24 के लिए कितना बजट एलोकेट किया है, 331 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो हाल ही में यानी 2022 में 30 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 2023 में ही 50 ईयर्स कंप्लीट किया है। इन दोनों प्रोजेक्ट की डिटेल हमने देखी। अब एक छोटी सी ब्रीफिंग है, बहुत डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, पर एक ब्रीफ आप देख लीजिए। अगर हम एलिफेंट रिजर्व्स की बात करें, कितने एलिफेंट रिजर्व नोटिफाइड है, नोटिफाइड यानी फाइनली डिक्लेयर्ड एज एलिफेंट रिजर्व्स हैं, 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। इंडिया में कितने हैं, 33 एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर। और तेराई एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो लेटेस्ट यानी 33rd नंबर का नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व है। टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो 53 ही नोटिफाइड है, 54 नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा, अभी तक 53 नोटिफाइड है जो कि एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। और जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था, होता क्या है, स्टेट एक बार पहले नॉमिनेट करता है, उसके बाद जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA वो उस पर अपना अप्रूवल देती है, फिर स्टेट जाकर के नोटिफाई करता है। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ही उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। तो ऐसे केस में अभी रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है यूपी का, अगेन वो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है जी, यहाँ तक की बातें क्लियर है? ऑलराइट, अगली न्यूज आ जाती है GI टैग से रिलेटेड। काफ़ी सारे GI टैग इस महीने के अंदर रजिस्टर किए गए हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन हमको देखनी है। GI टैग टू 3 फेमस प्रोडक्ट्स। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से 3 GI टैग और मिले हैं प्रोडक्ट्स को। कौन कौन से हैं? पहला आता है जादरी नमकट्टी। जादरी नमकट्टी, पहले देखो पिक्चर देख लो तो थोड़ा रिलेट कर पाओगे। ये है जादरी नमकट्टी। जैसे हम स्लेट बर्ता भी बोलते हैं जिसको, चौक देसी चौक होती है, इसी तरह से ये जादरी नमकट्टी है। एक तरह से चौक मान लीजिए, या फिर लिखने और पतली पतली ऐसी स्टिक्स होती है, लिखने के काम आती है। ये बनाना की एक वैरायटी है जो हम देखेंगे, साड़ी की एक वैरायटी है जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, इमेज आपने देख ली ना, रिलेट कर पाओगे। जादरी नमकट्टी की बात करें तो क्ले स्टिक्स होती हैं, क्ले से बनती है, व्हाइट कलर की, फिंगर जैसी शेप की होती है, स्मूथ टेक्सचर की होती है, और ये तमिलनाडु से GI टैग हो गई। चेड़ी बुट्टा साड़ी, अभी हमने चेड़ी बुट्टा साड़ी देखी है तो उस पर बूटे बोलते हैं ना, जैसे हम पत्ता पत्ता बूटा बूटा, दैट इज कलियाँ फूल, ये सारी चीज़ें। सो हैंडलूम साड़ी है जो कि आर्ट सिल्क और कॉटन मिक्स फैब्रिक से बनी हुई होती है। प्लांट और फ्लावर के मोटिव्स यानी डिज़ाइन होते हैं, पर्टिकुलरली बॉर्डर पे और पल्लू के ऊपर बने हुए। और इसको कौन से वीवर्स हैं जो बनाते हैं, तो सौराष्ट्र के वीवर्स हैं जो इसको वीव करते हैं साड़ी को, चेड़ी बुट्टा साड़ी। एंड देन कम्स कन्याकुमारी मट्टी बनाना। कन्याकुमारी नाम आती है तमिलनाडु, वैसे ही समझ में आ जाएगा। मट्टी बनाना अगर सिर्फ पूछ लिया जाए मट्टी बनाना, तो मट्टी बनाना तमिलनाडु के से GI टैग है, और उसमें भी कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से। ये जो बनाना है वो हाई फ्रेग्रेंट, स्वीट और एसिडिक कंटेंट इसके अंदर कम होता है। ये इसकी कुछ खूबियाँ हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम आएंगे GI टैग फॉर गोवन मैंगोज एंड बिबिनका क्राफ्ट्स फ्रॉम राजस्थान एंड यूपी, यानी गोवा, राजस्थान और यूपी से भी GI टैग्स मिले हैं। किस किस को मिले हैं अब हम देख लेते हैं। गोवा की अगर हम बात करें तो 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक ये है मैंगो और ये है बिबिनका। बिबिनका एक तरह का डिजर्ट होता है, मैंने खाया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अक्वायर करना पड़ता है इसका टेस्ट, शुरू में इतना अच्छा नहीं लगता है, अगर स्पेशली अगर आप एग वगैरह बिल्कुल केक्स में भी अवॉइड करते हो तो। चलिए एनीवेज, सो मनकुराद मैंगो, मनकुराद मैंगो ये वाले हैं, छोटे छोटे होते हैं और थोड़ा सा पेल सा कलर होता है इनका। पोर्टुगीज इनको ओरिजिनली मालकोराडा कहते थे, और इसका मतलब होता है पुअर कलर्ड। पुअर कलर तो थोड़े पेल कलर के होते हैं, और धीरे धीरे इसका नाम मनकुराद मैंगो पड़ गया कोंकणी भाषा में, जो कि गोवा में कही जाती है। तो मनकुराद मैंगो कहाँ से है? गोवा से है। हमारा मन क्यों करता है बार बार गोवा जाने का, मनकुराद मैंगो खाने के लिए? ऐसे कर सकते हो आप। गोवा का जो बिबिनका है, बिबिनका जिसे क्वीन ऑफ गोवन डिजर्ट्स भी कहा जाता है, एक तरह से पोर्टुगीज और इंडिया का ही एक इन्फ्लुएंस लिए हुए ये एक पुडिंग है, जो कि एग योग, शुगर और कोकोनट मिल्क और फ्लावर से बनती है। इस तरह का लेयर के साथ ये बनाया जाता है। सो बिबिनका ओके, बिबिनका एंड मनकुराद मैंगो दोनों गोवा से GI टैग्ड हो गए। अब हम आएंगे उत्तर प्रदेश पे। सो उत्तर प्रदेश का ये जो जालेसर धातु शिल्प,
ये जैसे एक एग्जाम्पल है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बनेगा। धातु जो होता है, तो जलेसर के धातु शिल्प हैं वो GI टैग मिले हैं। और उत्तर प्रदेश का एटा डिस्ट्रिक्ट है, एटा डिस्ट्रिक्ट, उसके जो ठठेरा कम्युनिटी है, ठठेरा कौन होते हैं, जो कि पीतल तांबे के बर्तन वगैरह बनाते हैं ना, ठठेरा जिसको कहते हैं, तो ठठेरा कम्युनिटी है हाथरस के पास में जो कि इनको बनाती है, जिसके अंदर एंकलेट यानी पायल वगैरह, बेल्स और अलग डेकोरेटिव मेटल क्राफ्ट बनाई जाती है। जलेसर धातु शिल्प कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कुछ लोग ऐसा उत्तर देते सामने वाले जल जाते हैं, क्या तरीका है ये उत्तर देने का, है ना, जल जाते हैं। अगर आपको नहीं पता जलेसर यूपी से रिलेशन, तो आप इस तरह से थोड़ा दिमाग में बिठा सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की, और राजस्थान में 3 चीज़ों को जहाँ तक मुझे याद है GI टैग मिला है। यस, तो उनमें से एक है, नहीं 4 चीज़ों को मिला है। ओके, उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट। तो कोफ्तगारी जो है वो कहाँ से GI टैग है? उदयपुर लिख दिया तो आंसर समझ में आ गया। अगर सिर्फ कोफ्तगारी लिखा जाए तो कोफ्ते से रिलेशन नहीं इसका, वो आलू वाला खाने वाला कोफ्ता नहीं। कोफ्तगारी ये एक कला होती है जिसमें बहुत सुंदर बारीकी से सजावट की जाती है वेपन्स के ऊपर। तो वेपन राजपूताना और राजाओं महाराजाओं का जो पूरा रजवाड़ा रहा राजस्थान, उससे रिलेशन है कोफ्तगारी का। ओके, सो वेपन्स के ऊपर जो एक सुंदर सा ऑर्नामेंटेशन होता है, इसको कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट कहा जाता है, और ये राजस्थान के उदयपुर से GI टैग्ड है। फिर आता है बीकानेरी कशीदाकारी क्राफ्ट। बीकानेर भी राजस्थान के अंदर पड़ता है। यहाँ का कशीदाकारी, कशीदे का काम, जिसमें छोटे छोटे मिरर्स लगाए जाते हैं, मिरर वर्क होता है, और साथ में ये आप कहेंगे कि स्टिचिंग वगैरह की जाती है धागे से, और एक सुंदर सी कुछ चीज़ें बनाई जाती है, स्पेशली शादी ब्याह के टाइम दिया जाता है गर्ल्स को। और ये जो मेघवाल कम्युनिटी है बीकानेर की, वो इस काम के अंदर जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है जोधपुर का बंधेज। कशीदाकारी कहाँ का देखा हमने? बीकानेर का देखा। जोधपुर की कचौड़ी भी बहुत फेमस है, जैसे कोटा की कचौड़ी फेमस है, इसी तरह से जोधपुर का बंधेज का काम बहुत फेमस है। बंधेज जिसमें कपड़े के ऊपर बांध के टाइंग करके और फिर उसकी डाइंग की जाती है, टाई एंड डाई जो प्रोसेस हम बोल देते हैं। सो राजस्थान की टाई एंड डाई है, स्पेशली उसको बंधेज कहा जाता है। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था उसका आंसर ये लीजिए, बीकानेर से है उस्ता कला, और किसी कपड़े पे नहीं होती, ऊंट की खाल के ऊपर की जाती है। ऊंट के जो हेयर होते हैं ना, कैमल के हेयर, उनको अलग अलग डिजाइन में कट करके ऊंट के ऊपर इतनी ब्यूटीफुल सी डिजाइन बना दी जाती है, इसको कहते हैं उस्ता कला। ठीक है ना यूनिक, राइट। सो इसको गोल्ड मनौती वर्क भी कहते हैं या गोल्ड नक्काशी भी कहते हैं, बिकॉज गोल्डनिश से कलर का काफ़ी समय तक ये दिखता है, इसके ऊपर कई बार कलर इस तरह का आता है। और अनट्रीटेड रॉ कैमल हाइड यानी जो स्किन है उसके ऊपर ये पूरा वर्क किया जाता है। और ये कौन सी कम्युनिटी करती है? डबगर कम्युनिटी करती है, डबगर कम्युनिटी। ओके, तो कुछ लोग तो डर जाएंगे, अरे कैमल पे कैसे करे, लेकिन कुछ लोग डट कर करते हैं, तो उससे डबकर याद रखिएगा। और उस्ता कला तो ऐसे याद रख लीजिए, उस तरह चलाते हैं ना, तो उस तरह से स्किन के ऊपर उस्ता कला की है। बीकानेर साइड में जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। बॉर्डर तो नहीं बोलेंगे हम, वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान में बहुत सारे ऊँट पाए जाते हैं, तो ऊँट से यानी कैमल से रिलेटेड हो गई है। ओके, सो बीकानेर की एक तो उस्ता कला हो गई, बीकानेर की हमने देखी कशीदाकारी, उसके बाद जोधपुर का हमने टाई एंड डाई जिसको हम क्या बोलते हैं बंधेज देखा, और हमने देखा कोफ्तगिरी का वर्क उदयपुर का। ठीक है, उससे पहले हमने जलेसर का देख लिया यूपी के अंदर, गोवा का देख लिया, तमिलनाडु का देख लिया। GI टैग्स हो जाते हैं यहाँ पे खत्म फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था, नमो 108। तो नमो 108 क्या है नमो 108 वैरायटी? ये एक लोटस की वैरायटी है, कमल के फूल की वैरायटी है, जिसको स्पेशली डेवलप किया गया है। इसमें 108 पेटल्स होती हैं, राइट। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनवील किया यूनिक नमो 108 लोटस वैरायटी, और लोटस मिशन भी लॉन्च किया, जिसमें अलग अलग इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। CSIR NBRI लखनऊ में है, तो ये भी एक ध्यान रखिएगा, आपसे हेडक्वार्टर्स कई बार पूछ लिए जाते हैं ना, तो यहाँ पे CSIR NBRI यानी नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? लखनऊ के अंदर है। उन्होंने इसको डेवलप किया है। CSIR अगर नहीं पता तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को CSIR कहते हैं। इसी के साथ साथ अच्छा ये लोटस जो बनाया गया, इसी के फाइबर से कपड़े भी बनाए जा रहे हैं, इसी से सेंट परफ्यूम्स भी बनाए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक न्यू वेराइटी ऑफ एलोवेरा को भी डेवलप किया गया है, NBRI निहार।
निहार आंवला केश तेल भी आता है, अगर आप कभी टीवी देखते थे पहले, और मतलब मैंने बहुत सालों से तो नहीं देखा, पर ये ऐड मुझे अभी भी याद है। सो निहार, NBRI निहार एलोवेरा की वैरायटी है, और इसकी जो जेल होती है ना, एलोवेरा जेल जो यूज़ में आता है, वो 2.5 गुना यानी 2.5 टाइम ज़्यादा जेल इसके अंदर है, इस न्यू वैरायटी के अंदर। ठीक है जी, अब आ जाए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स आई हैड टोल्ड यू डिस्कस करने हैं। तो एक प्रोजेक्ट देखिए, प्रोजेक्ट देविका। प्रोजेक्ट देविका किससे रिलेटेड है, कहाँ पर है, ये सब समझते हैं। तो प्रोजेक्ट देविका नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है, जो कि अब कंप्लीशन के टुवर्ड्स आ रहा है। प्रोजेक्ट देविका नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रिजुविनेशन, यानी नदी को वापस पुनः जागृत या जीवित करने के लिए, पुनर्जीवन के लिए। सो ये कंप्लीशन की ओर आ रहा है, ये न्यूज़ में रहा। किसने लॉन्च किया? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान ने लॉन्च किया है। और जिस तरह से हम नमामि गंगे मिशन की बात करते हैं ना, प्रोजेक्ट की बात करते हैं गंगा को साफ और रिवाइव करने के लिए, रिवाइव तो नहीं पर क्लीन करने के लिए, उसी तरह से प्रोजेक्ट देविका है। और इसको 2019 के अंदर PM मोदी ने शुरू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है जो इस पे काम कर रही है। अगर रिवर देविका की बात करें तो जैसे गंगा एक होली रिवर मानी जाती है ना हिंदूज में, उसी तरह से देविका भी सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती है। और ये अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, एटसेट्रा। तो यहाँ अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा। देविका रिवर ओरिजिनेट करती है शुद्ध महादेव मंदिर, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर है उसमें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से शुद्ध महादेव मंदिर से इसका ओरिजिन होता है और फ्लो करती है डाउन टूवर्ड्स पाकिस्तान, ओके, वेस्टर्न पंजाब जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है, और वहाँ जाके रावी नदी के अंदर मिलती है। तो रवि की ट्रिब्यूटरी के तौर पे ये मिक्स हो जाती है रवि रिवर के अंदर। उधमपुर से शुरू होती है, रवि में मिल जाती है पाकिस्तान जाकर के। ठीक है, चलिए, इस प्रोजेक्ट के तहत जो भी घाट्स वगैरह हैं उनको डेवलप किया जाएगा। उसके साथ साथ एनक्रोचमेंट यानी जो भी अवैध रहने लग गए लोग आसपास या उन्होंने कुछ बना लिया, उसको हटाया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे और सीवरेज जो भी आता है गंदा पानी, उसके ट्रीटमेंट के लिए प्लांट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, प्लांट मतलब वो पौधे नहीं, सीवरेज ट्रीटमेंट के मशीन्स वगैरह, ऐसे वाले प्लांट्स। नेक्स्ट हम आते हैं भू विजन। व्हाट इज भू विजन? तो भू यानी भूमि, विजन यानी आप देख के बता पाओगे भाई मिट्टी कैसी है, मिट्टी की हालत कैसी है, क्वालिटी कैसी है। सो भू विजन एक ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। मिट्टी की टेस्टिंग करी और फिर एग्रोनॉमी यानी जो भी मिट्टी से जुड़े हुए कामों में इंडल्ज हैं, जैसे कि किसान हो गए, तो उनको बताएंगे कि भाई अभी किस तरह की हेल्थ है और क्या किया जाना चाहिए उसको और इम्प्रूव करने के लिए। और इसको ऑफिशियली लॉन्च किया है ICAR हैदराबाद। Now, what is this IIRR? So, Indian Institute of Rice Research. ICAR क्या है? Indian Council of Agricultural Research. उसी में Indian Institute of Rice Research है जिसने की भू विजन की शुरुआत की है। तो समझ में आ गया, इसके अंदर 12 सॉइल पैरामीटर्स होंगे जिससे सिर्फ 30 मिनट के अंदर बता दिया जाएगा पूरी सॉइल की हेल्थ के बारे में। और IIRR की बात करें तो ये हैदराबाद में सिचुएटेड है, 1965 में बना था। Now, how beautiful is this? So, ये क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट ऑफ संगम पीरियड इन किलाड़ी। सो संगम पीरियड का, संगम एज का एक वेइंग यूनिट, जिसमें जैसे तराजू जैसा आप समझ लीजिए वेइंग यूनिट है, और वो क्वार्ट क्रिस्टल यानी क्रिस्टल क्वार्ट्ज का बना हुआ है। तो बहुत टाइम से इस साइट के ऊपर अंदर खुदाई चल रही थी, लेकिन पहली बार इस तरह की कोई चीज़ सामने आई है। तो क्या है ये साइट, सब कुछ देख लेते हैं। किलाड़ी शिवगंगा तमिलनाडु के अंदर ये साइट है जहाँ से ये क्वार्ट्ज का मेजरिंग यूनिट, वेइंग यूनिट, नॉट मेजरिंग यूनिट, वेइंग यूनिट मिला है। ये हाई वैल्यू आइटम्स को वेइ करने के काम में आता था, जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह ना। और अर्दन, यहीं से इसी साइड से एक अर्दन स्नेक फिगरीन यानी एक फिगर, मूर्ति जैसी अर्दन स्नेक, मिट्टी के सांप की भी मिली है। तो किलाड़ी कहाँ है? ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर है और यहाँ से मिला है क्रिस्टल क्वार्ट्ज। फिर हम आते हैं थारोसॉरस इंडिकस, थारो मारो, राजस्थान, थार डेजर्ट है ना, तो उसी से थारोसॉरस, और इंडिया से इंडिकस इसका नाम रखा गया है। तो पहली बार इंडिया से ये एक फॉसिल मिला है जो कि बहुत पुराने एक स्पीशीज ऑफ डायनासोर का मिला है, या हम बोलें जीनस ऑफ डायनासोर का मिला है। सो साइंटिस्ट फ्रॉम IIT रुड़की एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने ओल्डेस्ट फॉसिल रिमेन्स ऑफ डाइक्रियोसॉरिड डायनासोर उन्होंने खोदा है जैसलमेर से। जैसलमेर के अंदर काफ़ी सारे फॉसिल्स निकलते रहते हैं, फॉसिल पार्क भी हैं वहाँ पे।
सो डाइक्रोसॉरिड डायनासोर का सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल इंडिया में अगर मिला है तो अभी जैसलमेर के अंदर मिला है और 167 मिलियन ईयर्स पुराना है, और इस जो फॉसिल मिला है वो आज तक आइडेंटिफाइड ही नहीं है, यानी एक न्यू स्पीशीज है जो खोजी गई है। और क्योंकि न्यू स्पीशीज है तो उसका नाम देना था, तो नाम कैसे दिया? थार डेजर्ट पे थारोसॉरस, इंडिया पे इंडिकस, राइट। और अभी तक ये जो डाइक्रोसॉरिड डायनासोर्स हैं इनके अवशेष नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, चाइना से मिलते रहे, लेकिन इंडिया में ही पहला केस है जब डाइक्रोसॉरिड डायनासोर का हमने फॉसिल मिला है, और वो भी एक न्यू स्पीशीज मिली है। इंडिया अनाउंसेस डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ रुझान है, ग्रीन फ्यूल्स की तरफ रुझान है, और ऐसे में कौन सी हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कह सकते हैं उसका एक डेफिनेशन है जो कि जारी किया गया है, ताकि जब कभी भी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है एज अ फ्यूल तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन टैग करे या न करे, क्लैरिटी रहे। सो इंडिया अनाउंसेस ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड। क्या स्टैंडर्ड है जिसपे आप ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन का टैग दे सकते हो? इससे क्लियर क्राइटेरिया बनेगा कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो और इन पैरामीटर्स पे एटलीस्ट वो खरा उतरे, तभी हम उसको ग्रीन का टैग देंगे। नॉट एक्सीडिंग 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg ऑफ हाइड्रोजन। ये एक स्टैंडर्ड या डेफिनेशन सामने आ गई है कि 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg ऑफ हाइड्रोजन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है। अगर हम बात करें कि हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, तो ये मिशन एम करता है 5 मिलियन मीट्रिक टन, MTT जो हम बोलते हैं ना, मिलियन मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हम हर साल प्रोड्यूस कर पाएँ बाय 2030। तो 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हर साल प्रोडक्शन, ये बाय 2030 हमारा टारगेट है। उसके साथ साथ ऑफकोर्स 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भी हमको डेवलप करनी है। ग्रीन हाइड्रोजन एक कलरलेस, ओडरलेस, नॉन टॉक्सिक गैस होती है, हाईली कंबस्टिबल होती है, इसलिए फ्यूल की तरह ये बहुत एफिशिएंट रह सकती है। नेक्स्ट, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन सबमिट्स रिपोर्ट ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज आफ्टर 6 years। सो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन जो कि बनाई गई थी कि ओबीसीज को फर्दर कैटेगराइज कर दीजिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर भी, कास्ट के अंदर भी बहुत सारे और सब कैटेगराइजेशन हो जाने चाहिए, क्योंकि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है ओबीसी कैटेगरी में भी कुछ ही लोग ले पा रहे होते हैं, तो वो अभी हम देखेंगे क्यों है क्या है। तो जस्टिस जी रोहिणी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अब सबमिट की है 6 साल के बाद सब कैटेगराइजेशन के ऊपर। ऑलरेडी 13 एक्सटेंशंस मिल चुके हैं इस कमीशन को हेड किया है जस्टिस जी रोहिणी ने, इसीलिए उनके नाम पे इस कमीशन का नाम है, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट से रह चुकी है, वो इस कमीशन की चेयरपर्सन है। तो उन्होंने, ये जो कमीशन थी ये 2017 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 6 साल के बाद अब इनका वर्डिक्ट या अपना रिकमेंडेशन आया है। कौन से आर्टिकल के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? आर्टिकल 340 के तहत। अब इन्होंने कहा कि ये कमीशन ही क्यों बनाई गई थी? बिकॉज एक नीड फील हुई कि जो ओबीसीज हैं उनका भी फर्दर सब कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये परसेप्शन था कि सिर्फ जो कुछ अफ्लुएंट कम्युनिटीज है ना, जो थोड़ी वेल टू डू कम्युनिटीज है, अमंग द 2600 ओबीसीज में 2600 कम्युनिटीज इंक्लूड की जाती है, तो कुछ अफ्लुएंट ही हैं जो कि मेजॉरिटी यानी 27% रिजर्वेशन का जो मेजॉरिटी शेयर होता है वो वही कुछ अफ्लुएंट कम्युनिटीज हैं जो कि उसका बेनिफिट ले पा रही होती हैं। इससे ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपॉर्चुनिटीज़ का, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देनी है। अब वो जो रिकमेंडेशंस आई हैं उनके बारे में तो बाद में पब्लिक किया जाएगा चीज़ों को, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हम देख लेते हैं कि कलेलकर कमीशन एक बनी थी जो कि 1953 में बनी थी। क्योंकि हम रोहिणी कमीशन की बात कर रहे हैं तो ये 2 कमीशंस और हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, वो हमें पढ़ लेना चाहिए। कलेलकर कमीशन पहली कमीशन थी जिसने आइडेंटिफाई किया था बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। सो जो हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, SC ST के अलावा कोई और बैकवर्ड क्लासेस भी होती है, वो किसने आइडेंटिफाई की थी? कलेलकर कमीशन ने की थी। फिर मंडल कमीशन बनी थी, उसकी रिपोर्ट 1980 में, जिसने ओबीसी पॉपुलेशन बताई थी कि हाँ भाई 52% है, ठीक है। तो ये 2 और कमीशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। पहली बार इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। कब होगा? सितंबर 25-28 होगा, 5th एडिशन होगा। और इसकी थीम क्या है? पोस्टर पे ही सब कुछ लिखा हुआ है, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पोस्टर को एक बार ध्यान से पढ़ लो, कौन सी मिनिस्ट्री है? सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। कहाँ होगी? बेंगलुरु में होगी। यही सब यहाँ पे पढ़ लो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया, नॉट इवन इन इंडिया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन
एशिया वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु। सो एशिया में पहली बार इंडिया के अंदर होस्ट होने वाली है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। 5th एडिशन इसका रहेगा, सितंबर में होगी, बेंगलुरु कर्नाटका में होगी। रोहन बोपन्ना जो है ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। एंड थीम रहेगी जो मैंने आपको बताया, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओके, एशिया में पहली बार बेंगलुरु का क्या मतलब हुआ कि पहली बार इंडिया के अंदर ही होस्ट हो रही है और बेंगलुरु में हो रही है। नेक्स्ट हम आते हैं 38th मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो 38th मीटिंग हुई है कमिटी ऑफ पार्लियामेंट की, और ये कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये पूरा नाम है इसका। सो इसको किसने चेयर किया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, उन्होंने इसको चेयर किया है। इस कमेटी के अंदर 30 मेंबर्स होते हैं, 20 MPs फ्रॉम लोकसभा, 10 बाय राज्यसभा। अब ये जो कमेटी होती है ये रिव्यू करती है कि हमारी जो हिंदी है ना उसको कितना हम यूज़ ले रहे हैं ऑफिशियल पर्पजेस के अंदर, गवर्नमेंट वर्क्स के अंदर। सो यूज़ ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, और वो रेकमेंड करते हैं कि अगर कम है तो और बढ़ा दीजिए, कितना बढ़ाना चाहिए क्या नहीं। तो हिंदी के ऊपर ये पूरा डिस्कशन मेनली इस कमेटी के अंदर रहता है। जो फर्स्ट रिपोर्ट थी इस कमेटी की वो 1987 के अंदर सबमिट की गई थी। सो द कमेटी बेसिकली वर्क्स ऑन द यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल वर्क्स। आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बेनी सागर, न्यूज में आया बेनी सागर। सो बेनी सागर की आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एस्टैब्लिश की गई है, कैसे देखिएगा। बेनी सागर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द कंट्री बाय ASI। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने बेनी सागर को इंक्लूड किया है 100 मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स। आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो मॉन्यूमेंट्स है टॉप 100 उनके अंदर बेनी सागर को शुमार किया गया। तो बेनी सागर क्या पढ़ना पड़ेगा हमको। सो बेनी सागर एक विलेज है जो कि 85 किलोमीटर्स लोकेटेड है। बेसिकली कहाँ? झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है बेनी सागर। ओके, तो झाड़ियाँ हैं तो भैया सागर से दूर है तो बहुत झाड़ियाँ हैं, तो झाड़ी और सागर, बेनी सागर का झाड़ी से संबंध। कुछ बच्चे बहुत नाराज होते हैं कि मैम आप झारखंड को सिर्फ झाड़ी समझ देते हो। झाड़ी आप पर्सनली मत लो, झारखंड मिलता है झाड़ी से है, वर्ड जो है ना, मिलता जुलता है ना, झाड़ बोल दीजिए। याद करना है हमको, क्यों इतना सेंटिमेंटल होते हैं? थोड़ा सा लॉजिकल हो जाओ। पढ़ाई हमारा मेन पर्पस क्या है? पढ़ना। आ जाओ वापस। सो ये जो प्लेस है बेनी सागर क्या था? ये सेंटर ऑफ लर्निंग की तरह से इस्टेब्लिश किया गया था। 5th सेंचुरी का बना हुआ है, और 5th सेंचुरी से लेके 16-17 सेंचुरी तक ये लर्निंग के सेंटर के तौर पे बहुत स्ट्रांगली यूज़ किया जाता था। तांत्रिज्म, शैविज्म के चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रेवलेंट थी। उसी के साथ साथ यहाँ पे इंस्क्रिप्शन ऑफ ब्राह्मी एंड जो कि एक लैंग्वेज है संस्कृत की, और बाकी संस्कृत के लैंग्वेजेस, इनका आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी एंड अदर लैंग्वेजेस। ओके, राजमार्ग यात्रा। राजमार्ग यात्रा के बारे में क्या बताना है हमको कि भाई ये जो ऐप है किसने लॉन्च की है? राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI ने लॉन्च की है। तो राजमार्ग यात्रा यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर नेशनल हाईवे यूजर्स, ये लॉन्च की है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। क्यों? ताकि रियल टाइम वेदर अपडेट्स आपको मिल सकें, आपको नोटिफिकेशन आ सकें कि भाई टोल कितनी देर में आ रहा है, पेट्रोल पंप्स कितनी देर में आ रहे हैं, हॉस्पिटल कितनी दूर है, एट्सेट्रा, ताकि आपका जो पूरा हाईवे एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। फास्टैग सर्विसेज वगैरह भी इससे लिंक हो जाएंगी। फिर आते हैं गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस आयुष वीज़ा कैटेगरी फॉर फॉरेन नेशनल्स कमिंग टू इंडिया फॉर आयुष थेरेपी। तो आयुष थेरेपी के लिए जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं वो इंडिया में आएंगे तो उनको अलग से आयुष वीज़ा दिया जाएगा। तो इससे हमारा जो मेडिकल टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो न्यूज़ आती है आयुष वीज़ा से रिलेटेड। व्हाट इज़ आयुष वीज़ा? स्पेशल वीज़ा स्कीम है फॉरेनर्स के लिए जो कि इंडिया आने वाले हैं। ओके, और आयुष के तहत अगर वो ट्रीटमेंट लेने आते हैं, यानी कि इंडियन सिस्टम्स जो है मेडिसिन के, जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी एट्सेट्रा, या फिर वेलनेस और योग वगैरह से रिलेटेड वो आते हैं, तो उनको एक अलग कैटेगरी के अंदर वीज़ा दिया जाएगा, आयुष वीज़ा। और इससे क्या होगा? हमारा जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है उसको बूस्ट मिलेगा, कि इस रीज़न से भी लोग अब आएंगे, बिकॉज हम आयुष को भी बढ़ावा दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑयल इंडिया अपग्रेडेड टू महारत्ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एंड ONGC विदेश अपग्रेडेड टू नवरत्ना। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ये अपग्रेड हो गया है महारत्ना कंपनी के तौर पे, और ONGC विदेश जो है वो नवरत्ना
की तरह अपग्रेड कर दिया है फिनेंस मिनिस्ट्री ने। तो पहले हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड की। अभी तक 12 नवरत्न कंपनीज थी, अब ऑयल इंडिया के आने से 13 महारत्न CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गई हैं। 13 नंबर की हो गई है OIL। इससे पहले कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि महारत्ना के अंदर में आती हैं? भेल, BPCL, CIL, गेल, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, PFC, पावर ग्रिड, RECL एंड सेल, ये सब है महारत्ना ऑलरेडी। ऑफ कोर्स आपको इन सब के नाम याद रखने पड़ेंगे बिकॉज एग्जाम में पूछ लिया जाता है फॉलोइंग में से कौन सी महारत्ना कंपनी है या हाल ही में कौन सी बनी है, या फिर इनके हेड कौन से हैं, इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन कौन सा है, सब पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम आते हैं कि ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये 1959 के अंदर का एग्जिस्टेंस में आई थी और इसको नवरत्न 2010 में बनाया गया था, अब महारत्न बना दिया गया। सो मिनी रत्न कंपनीज होती हैं, फिर नवरत्न होती हैं और फिर महारत्न कंपनीज होती हैं। ठीक है, इनके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं बनने के, यानी टॉप पे महारत्न कंपनी होती है, टोटल कितनी है 13 है। फिर हम बात करते हैं नवरत्न कंपनी की, तो ONGC विदेश लिमिटेड OVL जो है वो 14th नंबर की नवरत्न कंपनी के तौर पे अब अपग्रेड कर दी गई है और ये होली ओन्ड सब्सिडरी ओवरसीज आर्म है, मतलब सब्सिडरी तो है ही, ONGC के अंडर में आती है लेकिन ओवरसीज के सारे काम देखती है ONGC विदेश। सो ONGC के अंडर में उसकी ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है ONGC विदेश। मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन मासी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। सो मासी ऐप कहाँ चल रही है, क्यों न्यूज़ में आई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने इन्फॉर्म किया राज्यसभा में मासी पोर्टल के बारे में कि मासी पोर्टल वर्क कर रहा है, ऐसा ऐसा है, और इसको डेवलप किया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट ने। तो ये क्या काम करेगा? जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें इंस्पेक्शन का, जैसे कैमरास वगैरह लगाए जाते हैं ना, इस तरह से आप समझ लीजिए कि एक तरह से जो ऐप है ये उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने का और जो भी कुछ डेटा आ रहा है उसको एक जगह पे ऐप और पोर्टल के थ्रू सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा ताकि उनसे इंस्पेक्शन वगैरह जो किया जा सके। कैमरास नहीं है ये, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जैसे विजिलेंस रखी जाती है ना, तो ये भी एक तरह से विजिलेंस रखने का काम करेगा। जो भी वहाँ काम चल रहा है सारी ऐप के ऊपर होगा, वही पोर्टल से होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली जा सकती है। मॉनिटरिंग ऐप मॉनिटर करेगी सीमलेस इंस्पेक्शन, वहाँ क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, वो उस ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया का पहला MRI डेवलप किया गया है इंडिजिनसली। अभी तक जितने भी MRI स्कैन मशीन यूज होते थे वो बाहर से आते थे, अब इंडिया का पहला MRI जो कि अफोर्डेबल भी होगा वो डेवलप किया गया है। जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट MRI स्कैनर। अब MRI स्कैनर जैसे ही आ गया तो MRI का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसको लॉन्च किया गया है। MRI एक ऐसा स्कैन है जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स को यूज़ करता है ताकि जो भी बॉडी के अंदर चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं जगह पे है या नहीं है, काम ठीक से कर रहे हैं नहीं, उनकी एक प्रॉपर इमेज बना करके हमको दे दे। तो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ लॉन्च्ड NAPDDR, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने लॉन्च किया है NAPDDR। नाउ व्हाट इज दिस NAPDDR? नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। सो जहाँ पर भी स्पेशली जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस, स्कूल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ड्रग वगैरह कितना चल रहा है और उसकी डिमांड को रिड्यूस कर सकें, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, काउंसलिंग, जो भी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल वगैरह की, उनको डेवलप करना, इन सब के ऊपर काम किया जाएगा। बेसिकली ड्रग के यूसेज को कम किया जा सके और जो लोग ड्रग्स के बेचने वगैरह चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके कि भाई ये छोड़ो, कुछ ढंग का काम करो। देन राष्ट्रीय व्योश्री योजना, न्यूज़ में आई राष्ट्रीय व्योश्री योजना। देखो जो भी हम स्कीम्स पढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि न्यू लॉन्च होती हैं, कुछ न्यू स्कीम्स ऐसी होती हैं जो न्यूज़ में आई है, लॉन्च पहले हो रखी है, 2017 में, 18 में, 19 में, कभी भी लॉन्च हुई हूँ, वापस न्यूज़ में आई है फॉर सम रीज़न, इसलिए हमें वापस पढ़ना होता है बिकॉज न्यूज़ में आई है तो एग्जाम में आ सकती है। राष्ट्रीय व्योश्री योजना एक स्कीम है फॉर द गुडविल ऑफ सीनियर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो आप देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इम्प्लीमेंट्स राष्ट्रीय व्योश्री योजना, वो ये भी इम्प्लीमेंट करती है। कई बार राज्यसभा में जो सेशंस होते हैं वहाँ पे या जो भी पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं वहाँ पे बताती है मिनिस्ट्री हम ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों का मेंशन आता है और वहीं से न्यूज़ वाले ले लेते हैं, वहीं से एग्जाम वाले ले लेते हैं।
सो राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्यों चलाई जाती है? ताकि जितने भी एल्डरली लोग हैं जिनको कोई भी दिक्कत है, बीमारी, और उनको कोई डिवाइस लगा करके उसको ठीक किया जा सकता है, तो वो डिवाइसेस वगैरह उनको प्रोवाइड किए जा सकते। जैसे आँख में कोई प्रॉब्लम है, चश्मे वगैरह दे दिए, है ना, तो उनके जो बॉडीली फंक्शंस हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सुनने में प्रॉब्लम है तो हियरिंग एड लगा दिया, चलने में प्रॉब्लम है तो मे बी व्हील चेयर सपोर्ट दे दिया, तो इस तरह से उनको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। जो स्कीम है ये 2017 से फंक्शनल है, और इसके अंदर एक तो बीपीएल कैटेगरी के जो भी एल्डरली लोग हैं और ऐसे जिनका मंथली इनकम 15,000 रुपये से कम है उनको कवर किया जाता है। नेक्स्ट, भारत नेट, वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट। दुनिया में सबसे बड़ा रूरल लास्ट माइल इंटरनेट पहुंचाने का अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो भारत नेट के नाम से चल रहा है। देख लेते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1.39 लाख करोड़ फॉर भारत नेट प्रोजेक्ट, और भारत नेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है लास्ट माइल ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कनेक्टिविटी, यानी कि जो हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटीज जाती हैं, है ना, इंटरनेट फैसिलिटी आप आम भाषा में समझिए। तो 6.5 लाख विलेजेस जो हैं और 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो हैं वहाँ तक इंटरनेट कनेक्शंस पहुँच जाए। वन ऑफ द बिगेस्ट रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड है जो कि ये भारत नेट इंडिया चला रहा है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN है, वो शुरू हुआ था इस नाम से और बाद में उसका नाम चेंज हो गया। तो ये अक्टूबर 2011 में शुरू हुआ था और इसको रीनेम कर दिया 2015 में एज भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 2011 का प्रोजेक्ट है लेकिन रीनेमिंग के बाद 2015 में भारत नेट से चल रहा है। RVNL रशियन पार्टनर्स टू बिल्ड 120 वंदे भारत ट्रेन्स। RVNL क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड और रशियन पार्टनर, क्या नाम है उस रशियन पार्टनर का? उसका नाम है मेट्रो वेगन मैश और RVNL है, उन्होंने साथ में MOU किया है कि हम 120 वंदे भारत ट्रेन्स बनाएंगे और 120 करोड़ रुपए लगेंगे हर ट्रेन को बनाने में। ओके, चलिए। नया सवेरा और फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम, एक और स्कीम है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई पार्लियामेंट के अंदर। उस स्कीम का नाम है नया सवेरा और फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन डील करती हैं? स्मृति जुबिन ईरानी डील करती हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो मिनिस्ट्री वो इम्प्लीमेंट कर रही है नया सवेरा स्कीम, जिसको फ्री कोचिंग एलाइड स्कीम भी कहते हैं, और ये 2007 से हम चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो माइनॉरिटीज़ यानी कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं हमारे पास? सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसीज, इनके जो भी बच्चे हैं उनको कोचिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि एडमिशन अगर लेना है अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो इनके लिए ये स्कीम चलाई जाती है, और ये मैंने आपको बता ही दिया। तो नया सवेरा। फिर आता है न्यूज़ में निधि प्रोग्राम। ओके, ये भी राज्यसभा के अंदर डिस्कशन निकला। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा में निधि प्रोग्राम के बारे में। तो क्या होता है निधि प्रोग्राम? निधि का फुल फॉर्म पहले तो हम देख लेते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है ना। तो अब देखिए, समझ में आएगा आपको कि जो भी स्टार्टअप्स होते हैं साइंस टेक के फील्ड में होते हैं तो उनको कोई ना कोई सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। निधि यानी कोई राशि, यानी आप उनको फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। इसको लॉन्च किया था 2016 के अंदर। अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम मैंने आपको कई बार समझाया है। अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब होता है ये एक मेजर स्कीम है और इसके तहत छोटे छोटे और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, इसका मेन एम क्या है? स्टार्टअप्स को नर्चर कीजिए। अब इसकी जो फंडिंग है वो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड है, वो देता है। इसके तहत देखो आपको 4-5 नाम यहाँ लिखे हुए दिख रहे हैं, निधि प्रयास, निधि EIR, निधि SSS, निधि COE, निधि एक्सेलरेटर, ये सारी इस अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत ही स्कीम्स हैं जो चलती हैं। जैसे कि निधि प्रयास प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, निधि प्रयास प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। तो जब इनिशियल स्टेजेस होते हैं ना, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जब लेवल होता है उस समय सपोर्ट दिया जाता है। फिर निधि एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस EIR, फेलोशिप ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्ट करना चाह रहे हों कि भैया आप एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई करोगे तो चलो आपको फेलोशिप देते हैं। फिर निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम SSP जो हो गया, तो उसके अंदर जो अर्ली स्टेज पे सीड सपोर्ट यानी सीड फंडिंग जो हम बोलते हैं वो दिया जाता है। सो दिस इज़ हाउ अलग अलग लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स में सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बाय 2027। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है, जो कि एक
लिम्फेटिक नर्वस सिस्टम को टारगेट करती है बीमारी, मच्छरों से ही फैलती है, उसको हमें कंप्लीटली एलिमिनेट करना है बाय 2027, ये टारगेट अनाउंस किया गया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने इनॉग्रेट किया सेकेंड फेज। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं चल रहा, फाइलेरियासिस को हटाने के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है। इसका सेकेंड फेज है जिसके तहत ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दवाइयाँ वगैरह वितरित करना और अलग अलग इनिशिएटिव्स लेना दिल्ली के अंदर वापस से लॉन्च किया गया। 9 एंडेमिक स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये परेशानी देखी जाती है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना एंड यूपी, यहाँ पे पर्टिकुलरली इन 9 स्टेट्स को कवर किया गया। अगर हम ग्लोबल टारगेट देखें कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का ग्लोबल टारगेट क्या है, तो 2030 और हमने 2027 ले रखा है, यानी 3 साल पहले ग्लोबल टारगेट के हम खत्म करना चाह रहे हैं। ये जो स्प्रेड है, हम सिर्फ दवाइयों से नहीं, हम रोकथाम के तरीके से, यानी मच्छरों को भी कंट्रोल करो तो बीमारी भी कंट्रोल हो सकती है ना। व्हाट इज दिस, ये कई बार आपने देखा होगा। सो जब लिम्फेटिक वेसल्स जो है, नॉट नर्वस सिस्टम, वेसल्स, नर्व्स और वेसल्स में फ़र्क होता है। नर्व्स आपकी सेंसेशंस को गवर्न करते हैं, वेसल्स आपके ब्लड फ्लो को गवर्न करते हैं। सो लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, जो खून पहुंचाने का काम करती हैं, उनको, उनके ऊपर ये अटैक करता है और लेग जो है वहाँ पे, क्योंकि अब प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो रहा है, स्वेलिंग और इम्पेयरमेंट आ जाती है। इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर है मस्कीटो, राइट। एंड बाकी अगर हम देखें 856 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर इन्फ्लिक्टेड बाय इट। देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कैम, ABPMJAY स्कैम सामने आता है न्यूज़ के अंदर। जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, उन्होंने ग्लेरिंग लूपहोल सामने लाया है कि इस स्कीम के तहत क्या होता है, 5 लाख रुपए का सपोर्ट दिया जाता है हर परिवार को अपने मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा के लिए। तो बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे फर्जी जोड़ रखे हैं, कईयों को डेड पेशेंट शोन एज डेड, उनको भी ट्रीटमेंट जो और मल्टीपल लोगों को जोड़ रखा है, एक ही फ़ोन नंबर से पता नहीं कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ा एक स्कैम है जो सामने आया है, और उसके तहत अब ये स्कैम इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, ये योजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिल्टर करना ज़रूरी है। ऐसी न्यूज़ जो कि बहुत बड़े धमाके की तरह सामने लाई जा सकती है, जो कि ठीक है नहीं है, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन ये स्कैम हो रहा है, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस नहीं होते हैं। ये होते हैं कि अच्छा किससे रिलेटेड स्कैम हुआ है साहब, ABPMJAY से रिलेटेड स्कैम है, तो आप इसके बारे में हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो कौन से स्टेट्स हैं जिनमें मैक्सिमम केसेस स्कैम के देखे गए हैं? तो मैक्सिमम छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरला, MP में देखे गए हैं। ABPMJAY एक फ्लैगशिप यानी इंपॉर्टेंट, जिससे उस मिनिस्ट्री की पहचान होती है, वो झंडे के तौर पे दिखा सकती है, देखो हमने ये स्कीम चला रखी है। हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है जो कि 2018 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसके तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जाता है पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। 5 लाख रुपए प्रति फैमिली पर ईयर का आपको सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा, और पर्टिकुलरली जो 40% बॉटम लाइन पॉपुलेशन होती है ना, जो थोड़े लोअर तबके के लोग होते हैं, उनको कवर किया जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर भी इसमें खर्चा उठाएगा। कुछ केसेस में 100% खर्चा सेंटर उठाएगा इस स्कीम का, और कुछ केसेस में शेयर होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। सो फंडिंग रेशियो यूजुअली 60-40 रहता है, यानी 60 सेंटर देगा, 40 स्टेट देगा मोस्ट स्टेट के केस में। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली रीजन, जो हिमालयन स्टेट्स हम बोलते हैं, उनकी बात करें तो ये रेशियो 90-10 हो जाता है, 90 सेंटर से 10 स्टेट से। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये इसकी। मेक माई ट्रिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जॉइंटली लॉन्च ट्रैवलर्स मैप। सो कौन सी ट्रैवल कंपनी है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ में हाथ मिलाया है टू लॉन्च ट्रैवलर्स मैप? मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप का MMT जो हम बोलते हैं, उसका एक MOU हुआ है। ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया एक तरह से माइक्रो साइट है कि जितनी भी टॉप 600+ डेस्टिनेशंस है, नॉट टॉप 600+ ऐसी डेस्टिनेशन जो कि पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर डेस्टिनेशन सबको पता होती है, सारे टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी आता है, वहाँ के लोकल्स को भी बहुत तकलीफ होती है, और बहुत से ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जो कि अनएक्सप्लोर्ड पड़े हैं। तो ये जो MMT और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने साथ में आए हैं इनक्रेडिबल इंडिया के तहत, वो 600+ ऐसी डेस्टिनेशंस इसमें लिस्ट करेंगे जहाँ पे लोग जा सकते हैं, ठीक है जी। सो एक्सप्लोर इंडियाज बेस्ट केप्ट ट्रैवल सीक्रेट्स, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते। पैनल टू डेवलप सिलेबस फॉर क्लासेस 3 to 12 के लिए सिलेबस वापस से एक बार ओवरव्यू और रीडिफाइन करने के लिए एक पैनल गठित किया गया है।
अब उसकी डिटेल देख लेते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पैनल बना है क्लासेस 3 to 12 के लिए, जिसमें 19 मेंबर का एक पैनल या एक कमेटी बनाई गई है। और इसको लीड कौन करेंगे? MC पंत। कौन लीड करेंगे? MC पंत, जो कि चांसलर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के। देन ये जो कमेटी बनाई गई है 19 मेंबर कमेटी, उसका नाम क्या है? नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी, NSTC। और बहुत प्रोमिनेंट नोटेबल फिगर्स भी इसके मेंबर्स रहेंगे, जैसे कि सुधा मूर्ति हो गए, शंकर महादेवन हो गए, एटसेट्रा। और वो फिर अपनी रिकमेंडेशन देंगे कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। G20 फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन न्यू दिल्ली। G20 फिल्म फेस्टिवल, जिसमें कि G20 मेंबर कंट्रीज और इंडिया की कुछ चोजन फिल्म्स दिखाई जाएंगी। तो वेटरन एक्टर विक्टर बैनर्जी और अमिताभ कांत, जो कि इंडिया के G20 शेरपा हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया इस G20 फेस्टिवल को। कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। और सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली जो मूवी है, उससे ओपनिंग की गई इस फेस्टिवल की। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी चोजन अलग अलग फिल्म्स का शोकेस किया गया है। ओके, सो पीएम मोदी अनाउंसेस विश्वकर्मा स्कीम। तो अब हम आ गए हैं 15 अगस्त की न्यूज़ तक, है ना, समवेयर हियर। ऑल्दो थोड़ी जम्बल्ड अप होती है, पर फिर भी आइडिया लग जाएगा, बिकॉज विश्वकर्मा स्कीम का अनाउंसमेंट कब हुआ था? इंडिपेंडेंस डे पे हुआ था। सो देखिए, अनाउंस एंड लॉन्च, ये दो अलग अलग वर्ड है। अनाउंस यानी घोषणा की गई, लॉन्च यानी कि चालू हो चुकी है, लेकिन अभी ये सिर्फ अनाउंस हुई है, लॉन्च होगी सितंबर के अंदर। गवर्नमेंट टू लॉन्च विश्वकर्मा स्कीम। सो ये पर्टिकुलरली जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे बार्बर हो गए, गोल्डस्मिथ हो गए, वॉशरमैन हो गए, धोबी और नाई एटसेट्रा, इन सब के लिए लाई जाएगी। और इसको सितंबर में लॉन्च किया जाएगा, जब विश्वकर्मा जयंती होती है। सो 17 सितंबर को इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा? ये जो जितने भी इस कैटेगरी के स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको ईजी लोन्स, ट्रेनिंग, मार्केट से जोड़ना, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। सो ईजी लोन, स्किलिंग, टेक्निकल सपोर्ट, डिजिटल एम्पावरमेंट, ब्रांड प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सारे काम में सपोर्ट दिया जाना है। पर्टिकुलरली ऐसे क्राफ्ट्समैन या ऐसे स्किल्ड वर्कर्स जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, OBCs या SC/ST से जुड़े हुए हैं, विमेन से कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उनको आगे लाने की, या ट्रांसजेंडर्स हैं उनको आगे लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। फिर हम आते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स ऑफ इंडिया। सो ये भी अनाउंसमेंट किया गया इंडिपेंडेंस डे की ईव पे कि किसको कितने अवार्ड्स अनाउंस किए गए। उससे पहले समझ लीजिए, दो तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, वॉर टाइम होता है, एक पीस टाइम होता है। वॉर टाइम यानी जब युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है और किसी ने वीरता दिखाई है, उसको अवार्ड दिए जाते हैं। और एक होता है जब पीस टाइम में आपने, यानी युद्ध नहीं है लेकिन फिर भी कोई कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसमें आपने वीरता दिखाई है, तो उसमें पीस टाइम में हाईएस्ट वीरता वाला जो अवार्ड होता है वो अशोक चक्र होता है, फॉलोड बाय कीर्ति चक्र, एंड 3rd नंबर पे आता है शौर्य चक्र। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा कि कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, अशोक चक्र नहीं अनाउंस हुआ, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र का अनाउंसमेंट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, और उन्होंने 76 गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए आर्म्ड फोर्सेस और CRPF पर्सनल्स के लिए। कितने? 76 गैलेंट्री अवार्ड्स ऑन द ईव ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। अब कीर्ति चक्र जो है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है, वो 4 CRPF के मेंबर्स को दिया जाना अनाउंस हुआ, और 11 इंडिविजुअल्स को मिलेगा शौर्य चक्र। इनमें से 5 पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत जो ऑनर दिया जाता है, पॉस्ट्यूमसली ऑनर किए जाएंगे। उसी के साथ साथ 54 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 4 वायुसेना मेडल्स भी अनाउंस किए गए। तो ये जो मेडल्स का नंबर गिनती होती है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखनी होती है। ओके। साथ ही साथ मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ, ये 2 नाम जब प्रेसिडेंट साहिबा की स्पीच थी तो उन्होंने फीमेल फ्रीडम फाइटर्स को भी मेंशन किया, और उसमें 2 नाम पर्टिकुलरली उनकी स्पीच में सामने आए और जो हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना ट्रिब्यूट दिया विमेन फ्रीडम फाइटर्स को, और उसमें 2 नाम आते हैं, मतंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ। मतंगिनी हाजरा कौन थी? ये इनका जन्म वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ था। बहुत जल्दी शादी हो गई, हस्बैंड की डेथ हो जाती, तो उसके बाद वो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ जाती हैं, और ये डीपली इन्वॉल्व हो जाती है नेशनलिस्ट मूवमेंट से, महात्मा गांधी जी को सपोर्ट, उनके आइडियाज़ के साथ साथ ये भी अपना पार्टिसिपेशन देती हैं। और इनको शहादत मिलती है इंडियन इंडिपेंडेंस में, जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ और सोल्जर्स से क्लैश के दौरान इनको शहादत हासिल होती है। ठीक है। दूसरा नाम आता है कनकलता बरुआ जी का। कनकलता बरुआ एक यंग मार्टर थी जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, और 17 ईयर्स ओल्ड थी जब इन्होंने मृत्यु बहिनी जो एक ग्रुप था फ्रीडम फाइटर्स का, उसको लीड किया। और ये मृत्यु बहिनी जो ग्रुप था, इन्होंने ट्राई कलर हॉइस्ट करने का एक अटेम्प्ट किया था असम के अंदर। उसी दौरान
मुठभेड़ के अंदर इनको शहादत मिली थी। और इन्हीं के ऑनर में 2020 में कोस्ट गार्ड वेसल था जिसका नाम इनके नाम पे रखा गया था। ठीक है, दोनों नाम जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम दिमाग में मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 77 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जब हुआ तो फायर से सलामी दी जाती है ना, ऑनर, तो इंडिजिनस 105 mm लाइट फील्ड गन्स का इस्तेमाल किया गया फॉर द सेरेमोनियल गन सल्यूट, रिप्लेसिंग ब्रिटिश 25 पाउंडर गन्स। तो ब्रिटिश की 25 पाउंडर गन्स को किसने रिप्लेस किया? इंडिया में ही बनी हुई 105 mm लाइट फील्ड गन्स, और इनसे इस बार सलामी दी गई। गवर्नमेंट प्लानिंग स्किल ट्रेनिंग फॉर 2 करोड़ विमेन अंडर लखपति दीदी स्कीम। सो पीएम मोदी की स्पीच में ये लखपति दीदी स्कीम का भी मेंशन आया कि गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि जो फीमेल्स हैं, पर्टिकुलरली हर फीमेल लखपति बन सके और उनको एनकरेज करें हम माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करने के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि प्लम्बिंग के काम स्किल करना, बेसिकली उनको एलईडी बल्ब बनाना, रिपेयरिंग, ड्रोन्स वगैरह कुछ हो उनको रिपेयर करना सिखा दिया। तो ऐसे कोई ना कोई ट्रेनिंग स्किल्स हम डेवलप करें 2 करोड़ फीमेल्स पे और उनको लखपति दीदी स्कीम से जोड़े, सो दैट दे ऑल्सो बिकम लखपतीज। नाउ कमिंग ओवर टू, अब हम अगली जो 3-4 न्यूज़ पढ़ेंगे वो सारी इंपॉर्टेंट बिल्स से रिलेटेड होने वाली है। तो पहला आता है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023। अब ये क्या है? जो बच्चे हिंदी से एसोसिएटेड नहीं है वो एक बार बोलेंगे मैम क्या मतलब हुआ। जैसे इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं मैम क्या मतलब हुआ, मैं समझाती हिंदी में हूँ, लिखती इंग्लिश में, ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके, राइट। इंटेंशन ही ये रहता है, पर फिर भी कुछ कोई ना कोई तो हमेशा ऐसा रह ही जाएगा जो कि डिससेटिस्फाइड होगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है इतनी डाइवर्सिटी के अंदर एक यूनानिमिटी लेकर के आ सके हम हर जगह। सो जितना पॉसिबल है उतना किया जा रहा है। चलिए आ जाइए। लोकसभा पास्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा के अंदर पास हो गया, जिससे क्या होगा, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट्स की तरफ अब हम रुख करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। अभी तक क्या होता है, आपके पास एक दस्तावेज आता है, अब आप डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट की तरफ मूव कर जाओगे। और इस अमेंडमेंट से किस में बदलाव लाने की बात की गई है? रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्स एंड डेथ एक्ट 1969 के तहत अभी तक हमारे बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बनते थे। और रजिस्ट्रेशन जो बर्थ और डेथ का होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। एक लिस्ट होती है जो कि सेंटर के हाथ में होती है, एक बताती है कि स्टेट के पास क्या पावर्स होती हैं, एक होती है कॉन्करेंट जिसमें दोनों की भागीदारी हो जाती है। ठीक है, और ये जो बिल प्रपोज करता है कि आधार डिटेल्स जो है ना पेरेंट्स की वो भी साथ ही में लिंक कर दीजिए ताकि सारी डिटेल्स आ जाएंगे, और उसी के साथ साथ डेटाबेस को भी सेंट्रलाइज कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जोड़ दीजिए, राशन कार्ड भी इसी के साथ जुड़ जाएगा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सब कुछ सेंट्रलाइज होगा। तो एक तरफ तो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी डिजिटल आ जाएंगे, पेरेंट्स की डिटेल्स उससे जुड़ जाएंगी अगर बर्थ सर्टिफिकेट का केस है। उसी के साथ साथ नेशनल जो हमारा पॉपुलेशन रजिस्टर है उसको भी डिजिटलाइज कर दीजिए, सारा डेटा सारे इंडिविजुअल्स का ऑनलाइन आ जाना चाहिए। सो इसके ऊपर अब कार्य स्टार्ट होगा। डेली सर्विसेज बिल पास्ड, ये लाइव मत देखिएगा क्योंकि ये तो पोस्टर के अंदर न्यूज़ वगैरह आते होते हैं। डेली सर्विसेज बिल हो चुका है पास, तो अब तो भाई ये लागू होना है। इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 1 अगस्त को, लोकसभा में पास हुआ 3 अगस्त को, और 7 अगस्त को राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। तो राज्यसभा ने पास किया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल और दिल्ली सर्विसेज बिल। अब इसके फेवर में 131 वोट्स आए और अगेंस्ट 102 वोट्स आए। दिस इज अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि अब ये जो बिल पास हुआ है इसके तहत क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो एम जो बताया गया वो ये बताया गया कि दिल्ली को एक करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे इस्टेब्लिश किया जाए। देखिए दिल्ली है यूनियन टेरिटरी सेंटर के गवर्नमेंट में आती हैं, यानी कंट्रोल में आते हैं सीधे सीधे, और वहाँ पे जो भी कोई बैठा हुआ होता है एज अ लेजिस्लेचर या फिर अगर वहाँ पे नॉन लेजिस्लेचर है तो वो भी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन इस बार जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र की सरकार और उनके बीच में कहीं ना कहीं मुठभेड़ चलती रहती है, और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने के लिए केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम ये बिल लेकर के आए हैं। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। अब ये बिल क्या बोलता है कि भाई अभी तक अच्छा ठीक है, सीएम के पास काफ़ी सारी पावर्स थी जैसे हम देख रहे थे, लेकिन क्योंकि इस बार जो दिल्ली के सीएम है उनका केंद्र से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता नहीं है, तो कई सारे डिसीजंस कई सारी स्पीचेस में हम वो देखते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि अब जो हम ये बिल लेकर के आए हैं उसके हिसाब से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो कि रिकमेंडेशंस देगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को और जो मैटर्स हैं सर्विसेज के उनसे रिलेटेड। अब ये बेटर समझने के लिए आप यहाँ आओ।
इस डायग्राम पे आओ, यहाँ पे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो अब ये बिल क्या बोलता है, ये बिल बोलता है कि एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर ये 3 पोजीशंस आएंगी, मतलब ये तीनों मिलकर के नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाएंगे। इसके अंदर चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे। ये जो दोनों पोजीशंस है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर लोगों को अपॉइंट करेगी, ठीक है। ये तीनों मिलकर के जो भी डिसीजंस लेंगे, वो मतलब जो भी अपने रिकमेंडेशंस होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर है कि अगर उनको सहमति नहीं है इनके डिसीजन से, तो वो उसको मना भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरी अथॉरिटी है, ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सैंक्शंस लगाना, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, ये सारे काम के लिए ये अपना पहले रिकमेंडेशन देंगे। फिर इन दोनों पोजीशंस के ऊपर सेंटर जो है वो IAS ब्यूरोक्रेट्स को बिठाएगा। उसके बाद ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो जो भी डिसीजन आया है उसको वीटो भी कर सकते हैं, यानी नेगेट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो डिसीजन LG का होगा वो फाइनल होगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर इनका और इनका डिसीजन में डिस्प्यूट आता है तो इनका डिसीजन फाइनल मान्य होगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यही मोटी मोटी बातें हैं। हम हो जाते हैं साइड। ओके, सो अथॉरिटी, ये सब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये उस डायग्राम में आ गया एक जगह। आपको थ्योरी पढ़नी है तो फिर भी आप यहाँ से देख सकते हो। अथॉरिटी के अंदर दिल्ली CM आएंगे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली आएंगे, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी आएंगे। जो भी डिसीजंस है वो इन कॉन्टेक्स्ट में लिए जाने हैं। और फिर आ जाओ इसी पेज के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को, और जो भी डिसीजंस है अथॉरिटी के वो मेजॉरिटी वोट पे होंगे ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फो है जो हम देख लेते हैं कि किस तरह से दिल्ली के अंदर गवर्नेंस चल रहा था। 1956 की अगर हम बात करें तो दिल्ली को क्लासिफाई किया जाता है यूनियन टेरिटरी अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। फिर 1991-92 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, आर्टिकल 239 AA का पास होता है, जिसके तहत यूटी विथ लेजिस्लेचर, यानी कि यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर डिक्लेयर किया जाता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 पास किया जाता है। अब फिर ये फेरबदल किया गया है जो अभी हमने डिस्कस किया है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अभी और बैकग्राउंड है, अगली न्यूज़ नहीं है। चलिए, आर्टिकल 239 AA है, AA वॉज इंसर्टेड बाय 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हमने अभी देखा ना, उसी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है 1991। रिकमेंडेशन जो थे वो S बालाकृष्णन कमेटी 1987 के थे, जिसने कि एक स्पेशल स्टेटस दिया दिल्ली को। फिर उसके बाद NCT ऑफ दिल्ली के पास एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ये रिकमेंडेशंस के तहत आया। पावर टू मेक लॉज, द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव द पावर्स, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी उसके पास पावर होगी टू मेक लॉज फॉर द होल और पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये 3 एरियाज छोड़ के बाकी कोई भी अगर डिसीजन लेना है NCT के तहत तो वो पावर्स लेजिस्लेचर के पास होंगी। लेकिन अब जो ये बिल लाया गया है उसके अंदर ही संशोधन कर दिया गया है, ठीक है। आई होप नाउ द पिक्चर इज क्वाइट क्लियर टू यू। नाउ मैं जो आपको बोल रही थी ना कि बर्निंग इश्यूज हम लोग लेकर के आते हैं, सो वहाँ इसी तरह की न्यूज़, अब जैसे पूरा दिल्ली का मसला समझना है, पूरा बैकग्राउंड समझना है, अभी तो हमने की पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। नॉर्मल एग्जाम्स में यहाँ तक से काम बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन अगर आपको मान लीजिए सिविल्स देने हैं और डिटेल में जाना है चीज़ों की, जहाँ आंसर राइटिंग भी करनी है, इंटरव्यू भी फेस करना है, तो आपको पूरा कच्चा चिट्ठा समझना पड़ेगा, और उसके लिए बर्निंग इश्यूज लाया जाता है, जिसमें एक ही न्यूज़ का पूरा डिस्क्राइब किया जाता है आगा पीछा। नेक्स्ट हम आते हैं 3 बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। 3 बिल्स हैं जिनको लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। अब इनके बारे में देखना ज़रूरी है। चलिए, सो इंट्रोड्यूस इज द वर्ड, पास नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इंडियन पीनल कोड 1860 जो है IPC 1860, उसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 से, यानी इसका नाम ये हो जाएगा, जिसके अंदर पहले इसमें 511 सेक्शंस होते थे IPC में, अब 356 सेक्शंस लाने की बात की जा रही है। उसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 जो है उसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें भी 478 सेक्शंस की जगह 533 सेक्शंस होने। सेक्शंस का थोड़ा फेरबदल आप अभी से देख रहे हो कि प्रस्तावित है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसको रिप्लेस किया जाना है भारतीय साक्ष्य बिल। साक्ष्य एविडेंस होता है, तो नाम एक तो चेंज हुआ है, 167 सेक्शंस की बजाय 170 सेक्शंस आने। तो एक तो नाम में चेंज, दूसरा सेक्शंस में कुछ चेंज देखने को मिल रहा है,
और तीसरा, क्यों ये चेंजेस लाने की बात की जा रही है कि भाई जो हमारी अभी के जो भी ये लॉज चल रही हैं, ये ब्रिटिश टाइम की चल रही है और उनका मेन फोकस पनिशमेंट के ऊपर होता था। अब गृह मंत्रालय का ये कहना है कि हम फोकस करना चाहते हैं सुधार के ऊपर, और उसकी वजह से चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। एम विल नॉट बी टू पनिश बट टू प्रोवाइड जस्टिस। जो पीड़ित है उसको जस्टिस मिले, जो अगर दोषी है तो उसको सुधार के भी मौके मिले, और प्लस अगर जस्टिस मिले तो जस्टिस भी फास्ट मिले। ठीक है, अभी जो डिलेज होते हैं वो सब ना हो सके। तो अब अगला कदम क्या है, 3 जो बिल्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा एक स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, और उसके बाद जो है उनकी रिकमेंडेशन सामने आनी है। अमित शाह टेबल्स बिल्स फॉर मेजर चेंजेस टू ब्रिटिश एरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अभी जो हमने पोस्टर पर डिस्कस किया, अभी आप फटाफट देख लेते हैं। ब्रिटिश एरा, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इनके अंदर चेंजेस किए जाने की बात की जा रही है। टू प्रोवाइड कैपिटल पनिशमेंट भी मिले अगर कोई मॉब लिंचिंग करता है, भीड़ पूरी आ जाती है किसी इंसान को मारने के लिए, मॉब लिंचिंग, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है अगर माइनर का, और 20 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिले गैंग रेप पे, अगर गैंग रेप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं, यानी पनिशमेंट स्ट्रॉन्ग हो, फास्ट हो, ताकि क्लियर जस्टिस मिल सके। तो पनिशमेंट पे तो फोकस है ही, जस्टिस पे भी फोकस है, सुधार पे भी फोकस है, सारी बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टैंडिंग कमेटी को अभी रेफर किया गया जो 3 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। उसके साथ साथ ये बात भी कहेगी कि फॉरेंसिक टीम्स मैंडेटरी होनी चाहिए ऐसे केसेस में, ऐसे ऑफेंसेस में जहां 7 साल तक की जेल होती है ना, इस तरह का अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो जब टीम जा रही है तो फॉरेंसिक टीम भी साथ में होनी चाहिए। उसके अलावा अभी तक जो विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हैं उनका जब आप पूरा स्टेटमेंट ले रहे हो तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस पूरे डिस्कशन में सामने आए। अगर बिल पास हो जाता है तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर बिल पास हो जाता है तो पहली चीज, पुलिस किसी भी तरह का डिले नहीं कर पाएगी इन्वेस्टिगेशन में, बिकॉज हर एक चीज का टाइमलाइन सेट हो जाएगा। जैसे चार्जशीट जो है वो 90 डेज के अंदर फाइल करनी ही होगी, जैसे आपके पास कंप्लेन आती है 90 डेज में, यानी 3 महीने में चार्जशीट फाइल करो। इन्वेस्टिगेशन जो है वो 180 डेज के अंदर आपको इन ऑल केसेस खत्म करनी ही पड़ेगी। जज जो है उनको 30 डेज, जैसे चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं 30 दिन के अंदर अंदर आपको वर्डिक्ट देना ही पड़ेगा, अपना फैसला देना ही पड़ेगा, और जो जजमेंट आया है वो 7 दिनों के अंदर अंदर ऑनलाइन डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो इस तरह से टाइमलाइंस जब आ जाएंगी तो डिले होने के चांसेस बहुत कम हो जाने वाले हैं। उसके साथ साथ जो भारतीय साक्ष्य बिल है, एविडेंस वाला जो बिल है, उसके अंदर ये कहा गया है, प्रपोज किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, या जो ऐसे हम बोल दें कि गवाही जो है या फिर हमारे पास सबूत हैं डिजिटल, उनको भी परमिसिबल माना जाए, जैसे कि हम डॉक्यूमेंटेड को मानते हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जानने वाले। नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिल 2023। नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिल 2023 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने उनके हिसाब से गवर्नमेंट अभी प्लान कर रहा है ना, ये प्रपोज अभी तक टेबल भी नहीं किया गया, डिस्कशन भी नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट प्लान कर रही है और जो विंटर सेशन होगा उसके अंदर ये पेश किया जा सकता है। टू प्रोटेक्ट इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, सो इंडिया के पास 10 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, 80 एंशिएंट स्क्रिप्ट में, एक भाषा भी अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी जा सकती है। तो ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है पहले तो आप वो समझिए। मैन्यूस्क्रिप्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि मैंने कहाँ लिखा है, बिकॉज मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा। सो मैन्यूस्क्रिप्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एटलीस्ट 75 साल पुराना हो, नंबर 1, और किसी न किसी चीज़ पे हैंड रिटन हो, किसी कपड़े पे हो, किसी पत्ते पे हो, किसी ब्लॉक पे हो, बार्क पे हो, है ना। तो ऐसी किसी चीज़ पे हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट है और कम से कम 75 ईयर्स पुराना है, उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है। एक ही भाषा की भी बहुत सारी स्क्रिप्ट होती हैं, जैसे संस्कृत है, संस्कृत उड़िया स्क्रिप्ट, ग्रंथ स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में लिखी जा सकती है। सो इसको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, और इसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए अब ये बिल आएगा, ऐसी बात की जा रही है। प्राइमरी एम इस बिल का क्या है कि पहली चीज़ तो हमारे पास जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट और कैटलॉग कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कितनी स्क्रिप्ट्स है। उसके बाद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उनके बारे में आपको रखनी चाहिए ताकि आप उनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करके रख सको। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 10 मेंबर प्रपोजल में क्या आ सकता है, 10 मेंबर की नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी बनाई जाए जिसको कल्चर मिनिस्टर चेयर करेंगे, और उसका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर। जो NMA है यानी नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी है, उसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स होंगे ताकि वो मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी किसको एक्सेस देना है नहीं देना है वो चीज़ वो गवर्न कर सके। देन कमिंग ओवर टू माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ये बिल पास हुआ है
राज्यसभा के अंदर, और इसके तहत सीख किया जा रहा है कि जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का है उसके अंदर कुछ संशोधन किए जाए। देखिए, माइंस एंड मिनरल जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं जो कि फिक्स होते हैं कि इनमें हम प्राइवेट सेक्टर्स को आने नहीं देंगे, इन मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के अंदर, इन मिनरल्स के एक्सकेवेशन के अंदर। और उसी के साथ साथ कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनके लिए आज तक कभी ऑक्शन नहीं किया गया है और ना उसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होती है। तो अब ये जो संशोधन किया जा रहा है इसमें बेसिकली ये प्रोविजंस लाए जा रहे हैं कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाइए, बिकॉज आज के टाइम में जब गवर्नमेंट अपने पास रखती है तो कुछ ही साइट्स हैं जहाँ पर कि माइनिंग की जा सकती है और उनके मिनरल्स जो निकल रहे हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे एरिया जो हम अनटैप्ड छोड़ देते हैं। सो उसी से रिलेटेड ये सारे प्रोविजंस हैं। प्रोविजन फॉर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, जो कि 29 डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनका प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए क्रक्स के अंदर आपको एक जगह मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। ये टेबल में देखो की प्रोविजंस क्या है। प्राइवेट सेक्टर टू माइन एटॉमिक मिनरल्स। एटॉमिक मिनरल्स हैं, सो टोटल अभी तक गवर्नमेंट के पास जो 12 थे उनमें से 6 ऐसे मिनरल्स हैं जिनका प्राइवेट सेक्टर को भी लाइसेंस दिया जाएगा कि आप भी इसमें डीप एक्सप्लोरेशन और माइनिंग कर सकते हो। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ स्टेट एजेंसीज होती थी जो कि एटॉमिक मिनरल्स जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, नियोबियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, टैंटेलम एक्सेट्रा है, उनकी माइनिंग करते थे। अब इन 12 के अंदर में से 6 ऐसे होंगे जो कि अगर ये बिल पास हो जाता है, अभी प्रेसिडेंट के पास में भेजा हुआ है इसको फाइनल अप्रूवल के लिए, तो उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो ऑक्शन भी कर सकेगा माइनिंग लीज का, और जब ऑक्शन होगा तो उससे जो रेवेन्यू आएगा वो स्टेट वगैरह के पास में भी जाएगा एंड ऑफ कोर्स प्राइवेट प्लेयर्स की मोर एंट्री हो जाएगी। क्रिटिकल मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली ऑक्शन किया जा सकेगा। सो मेन मोटी बातें यही है कि गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल जो था उसको थोड़ा ओपन करके उसमें प्राइवेट को भी एंट्री देने की बात इसमें बात की जा रही है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू इन अ वेरी ईजी मैनर ताकि सबकी समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। ए हेल्प प्रोग्राम, तो सारे बिल्स वगैरह जो थे उनकी हमने बात कर ली। वापस आ जाते हैं कुछ प्रोग्राम्स वगैरह और बाकी न्यूज़ जो रह जाती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी। उन्होंने इनॉग्रेट किया है ए हेल्प। ए हेल्प इज एक्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, राइट। तो इस ए हेल्प का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? गुजरात के अंदर हुआ है। इसके तहत जो फीमेल्स होंगी उनको जोड़ा जाएगा और वो घर घर जा करके जो लाइफ स्टॉक की हेल्थ हो गई, उससे रिलेटेड बातें, एनिमल इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारियां हो रही हैं, उसकी दवाई वगैरह देनी है, ये सारा मैनेजमेंट फीमेल्स के थ्रू किया जाएगा और इसके लिए विमेन ट्रेंड एजेंट्स रेडी किए जाएंगे। ए हेल्प, ठीक है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? गुजरात से लॉन्च हुआ है, ये ध्यान रखना है। देन NCERT, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उन्होंने कुवी एंड देसिया भाषा के अंदर 2 बुक्स लॉन्च की हैं। ओके, तो ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, और निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कुवी और देसिया बुक्स भुवनेश्वर के अंदर लॉन्च की हैं। भुवनेश्वर या उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 62 ट्राइब्स पाई जाती हैं जो कि मोर देन 20 यानी कि 23% पॉपुलेशन पूरे ओडिशा का होल्ड करती है। तो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनको अगर एजुकेशन से जोड़ना है तो आप इंग्लिश हिंदी में पढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा उनके बेनिफिट का नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर 2 किताबें लॉन्च की गई हैं और इसके लिए NCERT ने कोलैबोरेट किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा से। और वो 2 किताबें कौन सी हैं? कुवी प्राइमर और देसिया प्राइमर। ये ट्राइबल लैंग्वेजेस के अंदर लाई गई हैं। तो ऑब्वियसली एक तो बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का काम करेगी, दूसरा इनकी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उनको प्रिजर्व और प्रमोट करने का काम करेगी। देन समुद्र मोबाइल ऐप। समुद्र मोबाइल ऐप इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक्स सर्विसेज इनक्वाइस जो है उसने वो एक तरह से लेकर के आया है, जो कि डिवीजन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च की है या इंट्रोड्यूस की है ये ऐप, जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर फॉर ओशनिक डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। जो भी समुद्र में जाते हैं, वो मछली पकड़ने के लिए जाते हों या और तो कोई भी एक्सप्लोरेशन वर्क के लिए जाते हों, तो उनको सी फेरर्स जो हैं, फिशिंग कम्युनिटीज़ जो हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा इन्फॉर्मेशन का। और कहाँ पे ज़्यादा मछली हैं वो भी पकड़ सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, SOS सिग्नल्स भेज सकते हो। उसके अलावा मौसम की जानकारी, कब सुनामी आ सकती है, क्या हो सकता है, वो सारी जानकारी इस ऐप के थ्रू मिलेगी। तो ओशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सी फेरर्स को और फिशिंग कम्युनिटीज़ को देने का काम करेगी समुद्र मोबाइल ऐप, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में लॉन्च की गई है। पोटेंशियल फिशिंग जोन्स की एडवाइजरी भी दी जाएगी। Cabinet approves outlay of 14,903 crores to expand Digital India.
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है इंडिया का, उसको अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया और उसके लिए कितना आउटले दिया गया है, 14,903 करोड़ रुपीस का आउटले दिया गया है। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम या स्कीम जो है एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स और किए जाते हैं। इसको लॉन्च 2015 में 1 जुलाई 2015 में किया गया था। और कौन कौन से प्लान इसमें कवर्ड होते हैं, जैसे कि आधार फॉर ऑल हो गया, उसके अलावा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आ गई, भारत भीम यूपीआई की जो हम बात करते हैं, माई गोव सर्विसेज, तो बहुत सारी ऐसी डिजिटल इंडिया जो हम ग्रो कर रहे हैं वो सब इसके अंडर में आता है। तो अब अगले 5 साल का जो बजट है ये मेनली फोकस किस पे करेगा, एक एरिया रहेगा अपस्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ आईटी प्रोफेशनल। 6 लाख से भी ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनका की ट्रेनिंग और अपस्किलिंग की जाएगी, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक सिक्योरिटी के अंदर लोगों को ट्रेन किया जाएगा। ये 2 मेन एरियाज हैं जिनके ऊपर ये बजट लगाया जाएगा। ऑल्सो भाषिणी प्रोग्राम जो है उसमें 22 लैंग्वेजेस ऑफ शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सभी को भाषिणी ऐप प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। अभी उसके अंदर 10 इंडियन लैंग्वेजेस हैं। सो भाषिणी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है। आप किसी भी भाषा में बोलो वो ट्रांसलेट कर देगा। तो अभी उसमें 10 लैंग्वेजेस जुड़ी हुई हैं, 22 लैंग्वेजेस उससे जोड़ी जाएंगी। उसके अलावा 18 सुपर कंप्यूटर्स जो इंडिया में है उनके अलावा 9 मोर सुपर कंप्यूटर्स विल बी एडेड। तो इन सब जगहों पर ये बजट यूज़ किया जाना है। 1200 स्टार्टअप्स भी टियर 2 टियर 3 टाउन्स के अंदर और लाए जाएंगे। नितिन गडकरी सेट टू अनवील भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ऑन 22, ये हो चुका है, मतलब कि इन्होंने अनवील किया है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। सो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, आपने अगर कोई कार मैन्युफैक्चर की है तो आप उस कार को इस असेसमेंट प्रोग्राम के थ्रू गुजार सकते हो। ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, और अगर वो इसके थ्रू लाते हैं तो सर्टिफिकेशन मिलेगा कि भाई ड्राइवर के लिए या जो बच्चे वगैरह उसमें बैठे हैं उसके लिए कितनी सेफ है ये कार। तो आपको एक रेटिंग मिल जाएगी और जो बायर है वो उस रेटिंग के बेसिस पे आपकी कार को खरीद सकता है। सो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मोटर व्हीकल के जो कि 3.5 टन के अंडर इस वेट के कैटेगरी तक आते हैं भारत में, उनको एक रेट करने के लिए प्रोग्राम है वॉलंटरी सबमिटिंग ऑफ व्हीकल्स फॉर रेटिंग। और ये जो स्टार रेटिंग होगी 2 कैटेगरीज में दी जाएगी, ऑक्यूपेंट मतलब अडल्ट ऑक्यूपेंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट, दोनों की सेफ्टी। पोटेंशियल बायर्स इस रेटिंग का फायदा उठा सकते हैं। जितेंद्र सिंह लॉन्चेस CSIR प्राइमा ET11, द फर्स्ट इंडिजिनस ई ट्रैक्टर। भारत का पहला इंडिजिनस यानी भारत में ही बना हुआ ई ट्रैक्टर, और इसको लॉन्च किया है CSIR प्राइमा E11 इसका नाम है। CSIR ने इसको लॉन्च किया है। डेवलप किसने किया है इसको? सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। सो पहला ई ट्रैक्टर क्या नाम से है? CSIR का प्राइमा ET11। NESIDS with an approved outlay of 8139.50 crores। अब ये देखिए क्या है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डेवलपमेंट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सब सेंटर की तरफ से होता है। ये अनाउंसमेंट किया गया था और उसके लिए इस बार फिर से बजट एलोकेट किया गया है। तो वही है ये नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, ये है NESIDS, और उसके लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है 8139.50 करोड़ के इस बार इतना पैसा लगेगा। ये जो स्कीम है ये 2017 के अंदर लाई गई थी और इसके तहत 100% सेंट्रल फंडिंग से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, उनमें डेवलपमेंट वर्क होंगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के भी और सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर सप्लाई, रोड्स, हाईवेज एक्सेट्रा, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब से रिलेटेड। ओके, तो आउटले आपको ध्यान रखना है। फिर आता है GST स्कीम, मेरा बिल मेरा अधिकार। तो एक बहुत स्मार्ट मूव करते हुए गवर्नमेंट ने मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम और उसके तहत प्राइजेस लाए हैं। सो मेरा बिल मेरा अधिकार GST रिवॉर्ड स्कीम है। अगर जो भी ग्राहक हैं, जो रिटेल कस्टमर्स हैं, अगर वो GST बिल मांगते हैं बेचने वाले से और उसको ऐप पे अपलोड किया जाता है, तो ऐसे केसेस में काफ़ी सारे प्राइजेस हैं जो कि रखे गए हैं ताकि जो रिटेल कस्टमर्स हैं वो भी GST बिल की डिमांड करने लगे, क्योंकि बहुत सारी GST की चोरी होती है अभी भी। इनवॉइस इंसेंटिवाइजेशन स्कीम है जिसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के मंथली और क्वार्टरली रिस्पेक्टिवली इनाम रखे गए हैं, और जो भी अपलोड करेंगे इनवॉइस रिसीव फ्रॉम रिटेलर या होलसेलर ऐप पे, उनका फिर लकी ड्रॉ होगा, और उस लकी ड्रॉ के तहत हर महीने 10 लाख रुपए तक के और हर क्वार्टर में 1 करोड़ तक का इनाम निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए GST टिन, सेलर, इनवॉइस नंबर, जितना आपने पे किया है, जितना टैक्स अमाउंट है, ये सारी डिटेल्स उसमें दिखानी होंगी। फिर हम आते हैं B20 समिट। बिजनेस लीडर्स ऑफ G20 कंट्रीज
टेक पार्ट इन B20 समिट इन न्यू दिल्ली। सो B20 समिट इंडिया 2023 होता है, कहाँ होता है? नई दिल्ली के अंदर होता है। 3 दिन का समिट है। किस किसने अटेंड किया? निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर और हमारे जो G20 शेरपा हैं अमिताभ कांत, ट्रेड मिनिस्टर्स। पीएम मोदी ने भी इसके फाइनल डे के अंदर एज चीफ गेस्ट अपनी शिद्दत मतलब शामिल हुए। और इसकी थीम क्या रही? यूजुअली थीम्स पूछी जाती हैं। सो थीम रही रेस, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेसेस। सो ये समिट रहा B20 का। 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, 26th एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक वे से जो हम गवर्न करते हैं, कहाँ हुई? इंदौर के अंदर हुई। थीम रही डेवलप्ड इंडिया, एम्पावरिंग सिटीजन्स। ई गवर्नेंस से सिटीजन्स एम्पावर होते, सारी चीज़ें उनको एक साथ देखने को मिल जाती हैं। तो इंदौर MP के अंदर ये हुई है। IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन किया एक MOU NRL के साथ। NRL क्या है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि बांग्लादेश के अंदर है, टू एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम कार्गो वाया NW2 and IBPR नेशनल वाटरवे 2। जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं, इसमें नेशनल वाटरवेज होते हैं। तो नेशनल वाटरवे 2 यानी ब्रह्मपुत्र वाला जो पूरा वाटरवे है उसके तहत, और IBPR इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, इसके तहत कार्गोज जो है वो ले जाने के लिए इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। फॉर कार्गो किससे रिलेटेड? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड। एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू बांग्लादेश एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो अब ये समझिएगा कि कहाँ गए हम, पीछे आ जाओ वापस। जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके कार्गोज वगैरह वहाँ तक जाने के लिए और बांग्लादेश तक जाने के लिए ये MOU साइन हुआ है NRL और IWAI के बीच में। टू बूस्ट इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट की तरफ हमको अपने ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने हैं। अब क्योंकि हमने NW की बात की ना, नेशनल वाटरवेज की बात की, तो देखिए इंडिया में 111 नेशनल वाटरवेज हैं, लेकिन उसमें से 13 नेशनल वाटरवेज हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, शिपिंग्स वगैरह और नेविगेशन के लिए काम में आते हैं। लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे कौन सा है? ये सब इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक इन्फो है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल लॉन्गेस्ट वाटरवे है हमारा NW1। कौन सा? NW1 गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, ये NW1 आता है, जो कि प्रयागराज UP से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक और 16-20 किलोमीटर्स की लेंथ कवर करता है। फिर जो सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है हमारा वो है मणिमुथुरु रिवर तमिलनाडु में, और नेशनल वाटरवे 69 भी इसको कहा जाता है। और ये शॉर्टेस्ट नेशनल वाटरवे है इंडिया में। तो लॉन्गेस्ट हो गया 1, शॉर्टेस्ट हो गया 69। और कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं, जैसे नेशनल वाटरवे 2 हमने देखा, ब्रह्मपुत्र रिवर दुबरी को कनेक्ट करेगा सादिया से, और नेशनल वाटरवे 73 नर्मदा रिवर पे है, 100 तापी रिवर पे है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज है। गवर्नमेंट सेट्स अप हाई पावर कमेटी टू रिव्यू DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, और उसको हेड कौन करेंगे? 9 मेंबर कमेटी है जिसको हेड करेंगे प्रोफेसर K विजय राघवन। प्रोफेसर K विजय राघवन। अभी के लिए इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, 9 ईयर्स सेलिब्रेट कर रही है सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना के। प्रधानमंत्री जन धन योजना। सो प्रधानमंत्री जन धन योजना फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि सभी लोगों को बैंक खाते से जोड़ने का काम करती है, पर्टिकुलरली लोअर तबके के जो लोग होते हैं। और उसके तहत माइलस्टोन 50 करोड़ एक अचीव हुआ है। माइलस्टोन अचीव्ड एज टोटल नंबर ऑफ जनधन अकाउंट्स क्रॉस 50 करोड़। एंड फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये स्कीम लाई गई थी कि हर इंसान को फिनेंशियली इंक्लूड कीजिए और उसमें खाते खुल सके, पेंशन उनकी आ सके, बैंक सेविंग वगैरह वो कर सके, क्रेडिट इंश्योरेंस के बेनिफिट मिल सके उनको, ये सारे बेनिफिट से जोड़ने के लिए। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया था? 2014 अगस्त 28 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना कंप्लीट्स 9 years ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। फाइनेंशियल सर्विसेज अफोर्डेबल और इजी रहे, अगर आपके कहीं और खाते नहीं खुले तो भी आपका बैंक में खाता सरकारी बैंक में खुल सके, ये थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। 50 करोड़ इंडिविजुअल्स को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। गडकरी जी ने अनवील किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल दुनिया का पहला, और हमने उसका प्रोटोटाइप बना लिया है और उसको अनवील किया गया। वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार। 100%, वैसे इथेनॉल मिक्सिंग होती थी 20% 30%, 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार हमने अनवील की है, दुनिया में पहली ऐसी
जो कि पूरी तरह इथेनॉल पे चलेगी। और गडकरी जी का ये भी कहना है कि भाई 40% जो पोल्यूशन होता है ना वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से होता है। अगर हम यहाँ पे अच्छे फ्यूल्स ले आए, बायो फ्रेंडली फ्यूल्स ले आए, तो हम पोल्यूशन को और कार्बन फुटप्रिंट को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इंडिया का जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है उसमें भी 12 से 20% का बढ़ोतरी आएगी, बिकॉज इथेनॉल शुगर केन से ही बनता है। शुगर केन एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करेगा आगे जाके। और ये जो फ्यूल फ्लेक्स टेक्नोलॉजी की हम बात करें जो न्यूली इंट्रोड्यूस की गई है, वो हायर लेवल्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग को हेल्प करती है। ओवर 20% तक हायर इससे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो पाती है। अ चैप्टर ऑन नेशनल वॉर मेमोरियल, किस चीज़ का चैप्टर? नेशनल वॉर मेमोरियल पे चैप्टर इंक्लूड किया गया एनसीईआरटी करिकुलम में ऑफ क्लास 7 इस साल से उसको ऐड किया जाना है। होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स इस नाम से चैप्टर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द बुक्स ऑफ इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 7। और नेशनल वॉर मेमोरियल की इंपॉर्टेंस और उसकी हिस्ट्री के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा, जिसे हम राष्ट्रीय समर स्मारक भी कहते हैं। जो हमारे हीरोज थे जिन्होंने ब्रेव सैक्रिफाइसेस दिए इंडिया के लिए, उनको ट्रिब्यूट पे करता है ये स्मारक, और इसको जनवरी 2019 में इनॉग्रेट किया गया था। ये है स्मारक का पिक्चर। Then India to host the first edition of Global India AI 2023 कॉन्फ्रेंस। अक्टूबर के अंदर ये इंडिया होस्ट करने वाला है पहला एडिशन, यानी पहली बार ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी है जो कि इसको ऑर्गेनाइज करवाएगी। बाकी डिटेल्स जब ये होगी तब हम देखेंगे। सो अब हम आ जाते हैं शॉर्ट न्यूज़ पे। जो भी डिटेल डिस्कशन मांगती थी, सारी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने कवर कर ली है। शॉर्ट न्यूज़ में पहला देखिएगा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो। इंडिया का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो जिसका नाम क्या है? इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023। कहाँ इनॉग्रेट किया गया? गांधीनगर, गुजरात के अंदर किया गया। फिर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने लॉन्च किया सुस्वागतम पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल एक QR कोड इनेबल्ड पोर्टल है जिससे आपको ई पास मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में एंटर करने का, और एग्जिट करते टाइम भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सेफ्टी सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। सो इसके साथ नेशनल न्यूज़ होती है ख़त्म। एक छोटा सा सेक्शन है बैंकिंग और फाइनेंस का। मैं वापस बोल रही हूँ, ये सेक्शन बहुत छोटा इसलिए रखा जाता है क्योंकि नंबर 1 ये सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, बाकी सारे बच्चों को इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग की 1-2 जो फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ होंगी आप देख लीजिए, जहाँ से बैंकिंग शुरू होती है। अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट नहीं हो, आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। बैंकिंग वाले बच्चे ये पूरा मंथली सीए तो आप देखिए ही, साथ ही साथ वीकली सीए जो पायल मैम लेकर के आते हैं बैंकिंग और फाइनेंस का, वो भी आपको देखना है, बिकॉज वो एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए लाया जाता है मंथली के एडिशन में। ओके, चलिए बैंकिंग और फाइनेंस की शुरुआत करते हैं। ओके, ये भी आप देख सकते हो। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगी। आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। 6 मंथली करंट अफेयर पूरी एक मैगजीन है, परचम ऐप पे आपको मिल जाएगी। ये डेप्थ आप जनवरी टू जून की सीए यहाँ से पढ़ सकते हो। क्विक रिवीजन के लिए आपके सीए रफ्तार है जो कि 6 महीने की हेडलाइंस का कंपाइलेशन है। टाइम नहीं है, रिवाइज करना है तो इससे कर लो। सवाल ई बुक है जो कि क्वार्टरली कंपाइलेशन लाती है MCQs का विथ एक्सप्लेनेशन, तो ये भी एक रिवीजन टूल या प्रैक्टिस टूल हो सकता है। तो ये सब आप परचम ऐप पे मिल सकता है, मिल जाएगा आपको। वहाँ पे प्रीव्यूज अवेलेबल है। कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है तो parchamclasses06@gmail.com पे आप लिख सकते हो, नहीं तो ऐप के अंदर चैट कर सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं आगे। फर्स्ट क्रूड ऑयल ट्रांजैक्शन इन लोकल करेंसी अंडरटेकन बिटवीन इंडिया एंड UAE। इंडिया एंड UAE ने पहली बार इंडियन रुपये और UAE दिरहम के अंदर अपना ट्रांजैक्शन किया है, यानी कि डॉलर को हटा दिया बीच में से। न्यूली इम्प्लीमेंटेड लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है जिसके तहत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंडियन रुपये और UAE दिरहम्स के अंदर ट्रांजैक्शन किया है। UAE की अगर हम बात करें तो 4th लार्जेस्ट सोर्स है क्रूड ऑयल का, और 2nd लार्जेस्ट सोर्स है LNG और LPG का इंडिया के लिए। ठीक है, सो हमारे बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं, इससे एक बहुत डिफरेंस आने वाला है। RBI लॉन्च सेंट्रल वेब पोर्टल उद्गम। RBI ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मेन काम, पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स वो यहीं पे दिख जाएंगे। जैसे बहुत से ऐसे खाते होते हैं जो बहुत सालों से आप चला ही नहीं रहे, ऑपरेट ही नहीं कर रहे, उसमें पैसे भी पड़े हुए हैं, तो आपको सब एक जगह पे वो दिख जाएगा। और अगर आप उनको वापस रिन्यू कराना चाहते हो, उन खातों को ऑपरेट करना चाहते हो, या पैसा विड्रॉ करके उनको क्लोज कराना चाहते हो, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है जी, बस आगे चलते हैं। अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ये उद्गम का हमने दे दिया। अभी कुछ ही बैंक्स इसमें जोड़े गए हैं, धीरे धीरे और जोड़े जाएंगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किसने किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है। और ये RPVC मटेरियल का बना है। कन्वेंशनल जो कार्ड्स होते हैं वो PVC कार्ड्स होते हैं। तो इस कार्ड
से 43% डिक्रीज होगा हाइड्रोकार्बन यूसेज के अंदर, कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस होंगे। आरबीआई कीप्स इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड फॉर थर्ड टाइम। आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनमें कोई बदलाव नहीं किया है और 6.5% पे ही वो है। और बाकी हाइलाइट्स भी अगर आप देखेंगे, एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की हम बात करें तो 6.25 पे है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें 6.75, देन सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट 5.4, जीडीपी ग्रोथ 23-24 की 6.5 प्रोजेक्टेड है। सेबी हार्व्स लिस्टिंग टाइमलाइन टू 3 days पोस्ट आईपीओ क्लोजर। आईपीओ जैसे ही क्लोज होगा उसको जब आप लिस्ट करते हो तो पहले ये 6 days का टाइम दिया जाता था कि आईपीओ क्लोज होने के बाद उसको लिस्ट करने के बीच में 6 दिन होंगे। अब इसको कट करके 3 days कर दिया गया है। इससे दोनों पार्टीज का, इन्वेस्टर का भी और इशूअर दोनों का बेनिफिट हो पाएगा। सो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट। व्हाट इज न्यू ट्रांजैक्शन लिमिट ऑन यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट के अंदर ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले 200 रुपीज आप कर सकते थे, अब बिना यूपीआई पिन डाले 500 रुपीज तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। दिस इज यूपीआई लाइट में चेंज। इंडियाज पर कैपिटा इनकम टू जंप 70% बाय फाइनेंशियल ईयर 30। ये किसने बोला है? ये बोला है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक एस्टिमेट या प्रोजेक्शन दिया है कि 2030 तक इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो 70% जंप कर जाएगा। और करंटली अगर हम देखें तो तेलंगाना टॉप करता है पर कैपिटा इनकम रैंकिंग्स के अंदर। इंडिया बैंक बिकम्स द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू एक्सटेंड ऑनलाइन लॉकर अग्रीमेंट। लॉकर्स जो खोले जाते हैं तो आपको फॉर्म भरने होते हैं अग्रीमेंट करने के लिए, मतलब फिजिकल पेपर पे अग्रीमेंट होता था, अब ये ऑनलाइन अग्रीमेंट किया जाएगा अगर आपको बैंक के साथ लॉकर खोलना है तो, थ्रू डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। और इसमें ई साइन फैसिलिटी, पेपरलेस ई स्टैम्प फैसिलिटीज हैं। सो इंडियन बैंक, ओके, इंडियन बैंक ध्यान रखिएगा, ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाता है ई लॉकर फैसिलिटी देने वाला, ई लॉकर अग्रीमेंट फैसिलिटी। ओके, देन कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक में क्या डेवलपमेंट है? कैनरा बैंक पाइनियर्स यानी पहली बार इसने पहल की है यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपी मोबाइल ऐप लेकर के ये आया है सीबीडीसी ट्रांजैक्शंस के लिए। अब देखिए ये पहला बैंक बन जाता है अक्रॉस पब्लिक एंड कमर्शियल सेक्टर बैंक जो कि ये यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपी मोबाइल ऐप लेकर के आया है। इसका नाम है कैनरा डिजिटल रुपी ऐप। इस ऐप में जाकर के ही आप जो भी पेमेंट्स करना चाहते हो वो कर सकते हो। डिजिटल रुपी के थ्रू आप वो पेमेंट कर पाओगे, मतलब आपको अलग से गूगल पे नहीं जाना, वहाँ बैंक को कनेक्ट करके ऐसे नहीं करना है। आप इसी की ऐप में जाइए, वहीं से सीधे आप पेमेंट्स कर सकते हो। क्यूआर कोड्स को स्कैन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो यूजिंग डिजिटल करेंसी। कौन सा बैंक है ये? कैनरा बैंक है। देन देयर इज अ मर्जर दैट हैज हैपेंड बिटवीन जी एंड सोनी, और एक बहुत बड़ा मर्जर है जिसको कि अप्रूवल मिल गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूव किया है $10 मिलियन का एक मेगा मर्जर बिटवीन जी एंड सोनी। सो ये जो मर्जर होना है ये जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट जो कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया या SPNI जिसको बोलते हैं उनके बीच में मर्जर होना है। $10 बिलियन का ये मर्जर है विच हैज बीन अप्रूव्ड। शॉर्ट न्यूज कैटेगरी पे आ जाते हैं। फिनांस मिनिस्ट्री ने इम्पोज किया है डेफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी कि अभी तक नहीं पता कब तक के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी वहाँ बाहर किसी देश में अगर कोई सामान बन रहा है और वो बहुत कम प्राइसेस में इंडियन मार्केट के अंदर उसको डंप कर देते हैं ताकि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे क्योंकि सस्ता सामान दूसरे देशों से अवेलेबल है। तो ऐसे केसेस में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है, यानी उनके ऊपर और चार्जेस लगा दिए जाते हैं जिनसे उनकी सेल प्राइसेस बढ़ जाती है। कौन से प्रोडक्ट्स पे? ऑप्टिकल फाइबर इम्पोर्ट्स। ऑप्टिकल फाइबर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो चाइना, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया से तो एंटी डंपिंग ड्यूटी उनके ऊपर लगाई जाएगी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 24/7 365 डेज वीडियो बैंकिंग फैसिलिटी चालू की है। आप पूरे टाइम इसका रियल टाइम वीडियो कॉल से आप अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो ले सकते हो। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $40.5 मिलियन का लोन मेघालय के अंदर जो चाइल्ड डेवलपमेंट और मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज है उनको और इम्प्रूव करने के लिए। पाकिस्तान ने इनवाइट किया है टर्की को टू ज्वाइन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये एक और डेवलपमेंट है। तो ये हो जाती है आज की पूरी न्यूज़। बहुत सारी न्यूज़ हमने कवर की है, काफ़ी बड़ा सेशन है आई नो, लेकिन कोई भी न्यूज़ छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। जहाँ इतना पढ़ रहे हो थोड़ा सा और पढ़ लो, पर न्यूज़ प्रॉपर्ली कवर होनी चाहिए ताकि आप रिलाई कर सको एक प्लेटफॉर्म पे फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस, राइट। जाते जाते एक क्वेश्चन है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आज के वीडियो के अंदर, देखिए आपने कितना ध्यान दिया, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं। बेनी सागर
बेनीसागर जो कि इंक्लूड हुआ है इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द कंट्री बाय ASI, वो कहाँ लोकेटेड है, यानी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? बेनीसागर ASI ने बोला कि भाई 100 मोस्ट पावरफुल आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स में इसका शुमार है। ये कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या गुजरात? बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए, आंसर कर पा रहे हो तो यानी आपने वीडियो पे पूरा ध्यान बना के रखा है। नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लो और फिर लिख दो, फ्यूचर के लिए दिमाग में हमेशा सेट रहेगा। तो ये था आज का सेशन। अब हमको स्टेट न्यूज़, साइंस टेक न्यूज़ कवर करनी है, दोनों बड़ी हैं अगेन, तो अलग अलग सेक्शन में लेकर के आएंगे। जल्दी ही मिलते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।